बस कुछ ही दिन पहले मेरे अफ्रीका ट्रिप पे मैंने जिम्बाब्वे और रवांडा जैसे देशों के बाद दुनिया के सबसे गरीब देश बुरुंदी से DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की तरफ एक बहुत ही खतरनाक सफर की शुरुआत करी। M23 rebels in the Democratic Republic of Congo have taken control of the eastern city of Goma. Columns of M23's fighters enter the city of Goma. Many fled from their home villages as rebels led by M23 continued to advance. बुकावू या गोमा पहुंचते हुए इस तनाव की स्थिति को देखकर मैं हैरान था और डरा हुआ भी। चारों ओर आर्म्ड गार्ड्स या रेबल ग्रुप मेंबर्स थे। The rebels have taken North Kivu's provincial capital. More than 700 people died in the battle for Goma. और हर इंसान मुझे यहाँ देख के नाखुश था। जितना जल्दी मैं बुकावू या गोमा पहुंचना चाहता था, उससे ज्यादा जल्दी अब मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। The US has asked its citizens to leave immediately. Last week, hundreds of protesters attacked several embassies. महज कुछ घंटों के सफर में कई दिन लगने वाले थे और ये जानते हुए कि DRC एक सेफ देश नहीं है, DRC के जिन शहर बुकावू और गोमा की तरफ मैं बढ़ रहा था, वहाँ के करंट हालात की इंटेंसिटी का मुझे कोई अंदाजा नहीं था। This is what it sounded like in Goma. Heavy gunfire ringing out. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की ईस्टर्न टेरिटरी या कीवू प्रोविंस के ये वही शहर है जिस इलाके को लेके सरकार और M23 रेबल ग्रुप में काफी समय से टेंशंस पीक पे थी। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जिस जंग की तैयारी महीनों से या सालों से चल रही है, वो मेरे वहाँ पहुँचने के कुछ ही घंटों में छिड़ जाएगी, जिसमें हजारों लोग लापता होने वाले हैं या मारे जाने वाले हैं, और शायद मैं भी। Aid agencies say more than 900 people were killed in just a few days. The United Nations warned that M23 rebels were advancing towards Bukavu, South Kivu's largest town. Escalating conflict in the neighboring Democratic Republic of Congo could lead to a regional war. रास्ते में अनगिनत मुश्किलें आई, काफी जानलेवा भी। बिना सड़कों की दुनिया का सबसे खराब सफर, पुलिस, मिलिट्री, मिलिशिया ग्रुप्स और लोकल गैंग्स के चेक पॉइंट्स। मैं अपनी इस जर्नी को डॉक्यूमेंट करके आपके साथ बांटना चाहता था। तो आइए चलते हैं मेरे साथ इस खतरनाक और थ्रिलिंग सफर पर, फ्रॉम बुरुंडी टू द हार्ट ऑफ केओस, बुकावू। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक ऐसी कंट्री से जिसका नाम अगर आप गूगल पर डालोगे तो लिखा आएगा कि दुनिया की सबसे गरीब या अनहैप्पीएस्ट कंट्री। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साउथ ईस्ट अफ्रीका की एंटायरली लैंडलॉक्ड कंट्री बुरुंदी की। और बुरुंदी देश की कमर्शियल कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी बुजुम्बुरा में मैं फिलहाल हूँ। और अगर आप बुरुंदी देश को मैप पे देखोगे तो आप जानोगे कि एंटायरली लैंडलॉक्ड कंट्री सराउंडेड है रवांडा टू द नॉर्थ, तंजानिया टू द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। इसके साउथ वेस्ट में लेक टंगनीका, which also happens to be the deepest and the second largest lake of Africa। और बुरुंदी देश की वेस्ट कोस्ट के अलोंग है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और क्योंकि बुरुंदी के 3 सराउंडिंग देशों में से 2 देशों में मैं जा चुका, नेमली तंजानिया एंड रवांडा, आज हम सफर तय करेंगे इसके तीसरे पड़ोसी देश DRC के लिए, फ्रॉम द लार्जेस्ट सिटी ऑफ बुरुंडी, बुजुम्बुरा। ये मेरा होटल है। सुबह के 7 बजे मैं उठ गया था क्योंकि आज हमें काफी बॉर्डर्स क्रॉस करनी है। बैग्स मैंने अपने रूम में से उठा ली है, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है और अभी होटल से निकल के हम पहुंचेंगे अपनी पहली बॉर्डर की तरफ जिसका नाम है उवीरा। और पहले मैं बॉर्डर क्रॉस करके एंटर करूंगा DRC, और DRC से मुझे वापस बॉर्डर क्रॉस करके एंटर करना पड़ सकता है रवांडा देश, और रवांडा देश से फिर से मुझे एंटर करना पड़ सकता है DRC। आज का दिन बहुत ही लंबा और चैलेंजिंग होने वाला है और बहुत ही हार्डकोर ट्रैवलिंग आज के दिन होने वाली है। तो मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग भी होंगे। आज का सफर शुरू करते हैं। गाड़ी में बैठ गया भाई, यहीं पे एक अपने जानकार थे बुरुंदी में, वो हमें बॉर्डर तक छोड़ाएंगे। बॉर्डर के आगे फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट शटल्स जो भी चीजें देख सकते हैं, ले सकते हैं, वो लेने की कोशिश करेंगे। बाकी बुजुम्बुरा ये जो शहर है, ये लार्जेस्ट सिटी तो है बुरुंदी की, लेकिन कैपिटल नहीं है। बुरुंदी की कैपिटल है गिटेगा, जो कि इनकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, लेकिन इनका इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी शहर में, बुजुम्बुरा में ही। और पहले ना बुरुंडी और रवांडा जो इसका पड़ोसी देश है, ये ना बेल्जियन रूल के अंडर आते थे। ये एक टेरिटरी थी जिसे बोला जाता था रुवांडा उरुंडी, और रुवांडा उरुंडी की कैपिटल सिटी बुजुम्बुरा ही थी। लेकिन अब फिलहाल बुरुंदी देश की गिटेगा है। इनफैक्ट किगाली, जो कि रवांडा की आज के दिन कैपिटल है, दैट इज द क्लीनेस्ट सिटी इन अफ्रीका, और उसे सिंगापुर ऑफ अफ्रीका ही बोला जाता है। पर पहले के टाइम जब ये दोनों देश एक भी थे, तब किगाली एक छोटा सा शहर था और कुछ भी नहीं था, लेकिन असली कैपिटल यही थी बुजुम्बुरा। सड़कें आप देख सकते हो, सुबह का समय, इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है, और आपको 2 व्हीलर्स भी देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि सिटी के अंदर 2 व्हीलर्स बैंड है, सिटी के बाहर चल सकते हैं। यहाँ पे एक्सीडेंट्स वगैरह काफी होते हैं, तो आपको बाइक वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। फिर भी थोड़े बहुत साइकिलिस्ट दिख जाएंगे, कोई शौकिया हो तो। वैसे साइकिल्स भी नहीं दिखेंगी, टैक्सीज, बसेस, गाड़ियां ही दिखेंगी, और वो भी इन दिनों काफी कम दिखेंगी क्योंकि पेट्रोल की इतनी शॉर्टेज है, लोगों के पास पेट्रोल ही नहीं है। घंटों घंटों, कई दिनों पेट्रोल पंप पे लाइन में लगने के बाद तेल मिलता है। और
जिनके पास प्राइवेट गाड़ी है उन्हें तो मिलता भी नहीं, उन्हें ब्लैक मार्केट से लेना पड़ता है कई गुना रेट पे, मतलब 300, 400, 500 रुपए 1 लीटर के पेट्रोल के। इसीलिए जो शहर में टैक्सीज है वो भी बहुत ज्यादा महंगी है बुरुंडी में। सड़कें आप देख सकते हो दोस्तों हालांकि कितनी साफ है। अगर आप वर्ल्ड बैंक की या IMF की या UN की कोई भी लिस्ट देखोगे GDP पर कैपिटा नॉमिनल की, तो उसमें आपको आखिरी पे नाम दिखेगा बुरुंडी देश का। लेकिन फिर भी देखो सफाई में कोई कमी नहीं है, अपने देश से भी ज्यादा साफ है। और हर सैटरडे को यहाँ पे सुबह सफाई करनी होती है वॉलंटरीली हर इंसान को, जैसा रवांडा देश में उमाकांडा होता है। मैंने आपको रवांडा की वीडियोस में बताया कि भी महीने के लास्ट सैटरडे के दिन हर इंसान को सड़क साफ करनी है और ये कंपलसरी चीज़ है। सेम चीज़ यहाँ भी है और यहाँ पे हर सैटरडे को है। सैटरडेज को आमतौर पे काम भी सुबह 11 से 1 बजे होता है बुरुंडी में। और ये हाल तब है जब बुरुंडी पूरे अफ्रीका की 2nd मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है आफ्टर रवांडा। जी हाँ, रवांडा जिसे क्लीनेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। रवांडा और बुरुंडी दोनों देशों के एरिया सेम से है। 27,000 स्क्वायर किलोमीटर रवांडा का है, बुरुंडी का 28,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और पॉपुलेशन भी बराबर सी है, लोग भी बराबर से, इनके एथनिक ग्रुप भी सेम से है। काफी सिमिलैरिटीज है दोनों कंट्री में। पहले एक सिंगल टेरिटरी भी थी। तो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री अफ्रीका में, मेनलैंड अफ्रीका में रवांडा है। और 2nd मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री मेनलैंड अफ्रीका में बुरुंडी ही है। और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होने के बावजूद भी ये लोग सफाई मेंटेन करते हैं। अपने देश से कई ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है ये देश। तो हम ये बहाना भी नहीं दे सकते भाई हमारे देश में पॉपुलेशन ज्यादा है, पर अपना एरिया भी तो इनसे कितना गुना ज्यादा है। दोस्तों ये देखो, इस सामने जो हमें पहाड़ी दिख रही है ना, ये कॉन्गो ही है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिधर हमें जाना है। और बुजुम्बुरा से हम अभी वेस्ट की डायरेक्शन में जाने लग रहे हैं। और यहीं पे साउथ वेस्ट की अगर हम बात करें यानी कि इस डायरेक्शन की, तो इधर है लेक टंगनिका, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका कि भी अफ्रीका की डीपेस्ट लेक है और 2nd लार्जेस्ट लेक है आफ्टर लेक विक्टोरिया। पास में यहाँ पे नदी है और कई बार नदी के ओवरफ्लो होने की वजह से यहाँ पे बाढ़ भी आ जाती है इस इलाके में। तो घर भी देखो ऐसे स्टिल्ट्स पे बने हुए हैं काफी सारे, थोड़े ऊंचे से। देखो पानी है सारा। उधर टंगनिका है, वो पहाड़ सारे DRC के है। सुबह का समय है पर इधर थोड़ी गंदगी सी भी स्टार्ट होगी। वैसे पंचर की दुकान, ये एक चर्च है। बुरुंडी देश की मोस्टली पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। एक और चर्च, इतनी दूरी में एक और चर्च भी आ गया। ये एरिया है बाकी कटुम्बा, और ये आप कह सकते हो एक तरह से बस लास्ट का एरिया है बुरुंडी देश का, क्योंकि आगे अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो स्टार्ट हो जाएगा। इधर बाकी एक बारी बाढ़ आने की वजह से इतना पानी भर गया था कि जो मगरमच्छ थे पानी के वो इधर सड़कों पे आ गए थे और कई लोगों पे अटैक भी कर दिया था उन्होंने। भाई सामने देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं पहाड़ DRC के, और वहीं पे बस बॉर्डर शुरू होने वाली है। बॉर्डर से महज हम 1-2 किलोमीटर ही दूर होंगे मेरे ख्याल से। अभी हम एंटर कर जाएंगे, उतरना पड़ेगा ऑब्वियसली गाड़ी से तो, पर हम एंटर हो जाएंगे फिर DRC। लो भाई यहाँ पे उतरते अब गाड़ी में से और चलते आगे बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर के नजदीक में उतर गया और बॉर्डर की तरफ जाने लग रहा हूँ, DRC देश की तरफ।
और ना DRC क्योंकि अफ्रीका के थोड़े सेंट्रल में पड़ता है, अभी तक थे हम सदर्न अफ्रीका में, ईस्टर्न अफ्रीका में। DRC है बीच में और इसकी वेस्ट में भी बॉर्डर है। और वेस्ट अफ्रीका के उतरते ही लोग मेरे पीछे लग गए, बच्चे वगैरह घेर लिया, मेरे पीछे पीछे चढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया DRC की बॉर्डर वेस्ट अफ्रीका पे भी लगती है और ना वेस्ट अफ्रीका के लोग थोड़े से एग्रेसिव होते हैं। ईस्ट अफ्रीका वाले तो बड़े अच्छे हैं, मतलब बहुत वेलकमिंग से। ये फर्क है बहुत बड़ा जो मैंने नोटिस किया है। वेस्ट अफ्रीकन सारी कंट्रीज ट्रैवल करने के बाद जब मैंने अब ईस्ट अफ्रीका या सदर्न अफ्रीका में ट्रैवल करा तो रियलाइज करा यहाँ के लोग तो बहुत वेलकमिंग है, ना चिढ़ते ना इन्हें इतनी प्रॉब्लम होती फोन से कैमरा से। पर वेस्ट में बिल्कुल ही उल्टा हिसाब किताब है और बहुत ज़्यादा ब्राइबरी है, बहुत ज़्यादा करप्शन भी है। और कॉन्गो के लोगों का बिहेवियर भी कुछ ऐसा सही है वेस्ट अफ्रीकन जैसा मैंने जाना है, तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। पैसे वगैरह काफ़ी मांगते हैं, करप्शन काफ़ी है। और ना DRC का वीज़ा लेना भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे ख्याल से $350-400 का तो इनका वीज़ा पड़ता है। मैं कैसे एंटर करने लग रहा हूँ, तो दरअसल मैं ना एक नेशनल पार्क में जाऊँगा, काहूजा नेशनल पार्क, जो कि बुकावू शहर है एक DRC का, उसके नज़दीक है। उस नेशनल पार्क से मैंने एक इनविटेशन लेटर मंगाया है। उस इनविटेशन लेटर के बेसिस पे मुझे एंट्री मिल जाएगी और उस केस में वीज़ा सस्ता ही पड़ता है, $100 का पड़ेगा मुझे वीज़ा। पर पता नहीं अब किसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। यहाँ से निकलते हैं और फाइनली एंटर करते हैं DRC। चलो, मुझे लोग देखते इकट्ठे हो गए, कौन है ये, क्या कर रहा है बॉर्डर पार करते हैं अब। बाकी कुछ पक्का भी नहीं पता कि इधर से हमें एंट्री देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर है ये। देखेंगे माथा मार के थोड़ा आगे चल के। वैसे हम दोनों पहले ट्रैवल कर चुके हैं वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका के सफर कैसे थे एडवेंचर? वही एडवेंचर याद आता तैयार हो? वही होएगा दोबारा। हम दोनों ट्रैवल कर चुके हैं अलग अलग वेस्ट अफ्रीका, तो हमें पता है कैसा होता है वैसे बॉर्डर एक्सपीरियंसेस। भी हम दोनों खतरों के खिलाड़ी हैं, कर ही देंगे। चलो, रात से हम सोच रहे हैं, रात को हमने बात की कि यार जा रहे हैं, मतलब अनसेफ्टी तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और फिर ये बॉर्डर वगैरह वाली दिक्कतें, तो सोचा चलो दोनों हैं कर ही लेंगे। अगर शायद दोनों ना होते तो दिक्कत लगती है। तो अभी बड़ा सफर कवर करना, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, कुछ कवर करना है। चलते हैं। ये भाई लोग हमारे साथ चलेंगे देखने के लिए कि भी बाई चांस हमारी एंट्री नहीं हुई तो हमें वापस बुजुम्बुरा ले आएंगे। और ये देखो, ये पहले ही इतनी लंबी लाइन है और कोई भी लाइन में लगा हुआ, 2-2 लाइनें बना दी, कोई बीच में से घुस रहा है, कोई कैसे। हम भी देखते हैं कोई सेटल कर पाए तो कुछ। अभी सेटिंग की है थोड़ी सी, देखते हैं लाइन में ना लगना पड़े। यहाँ पे होगा हमारा इमिग्रेशन, तो देख लो भाई, ये अफ्रीका के हाल हैं जहाँ पर इमिग्रेशन की लाइन इस तरह है। तो हमने वो कर दिया है पार भाई, जो बुरुंडी का था इमिग्रेशन। आगे जा रहे हैं, पूरा केओस मचा पड़ा है। एक हमारे पासपोर्ट ले गया उधर बंदा, इधर येलो फीवर के लिए हमें रोक लिया है। भाई पता नहीं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, तो लोग खड़े हुए कई सौ। ये हाल है भाई यहाँ पे, तो पैसा फेंको तमाशा देखो। ये मैडम आई है, पहले तो उसने मना कर दिया, कह रहा नहीं होगी एंट्री, जाओ। और ये मैडम आई है पीछे से आवाज़ मारती हुई बात कर रही है, देखो एंट्री होती है नहीं होती, सारे चिपट रहे हैं कुछ ना कुछ। देखते हैं क्या होता है, अभी कुछ नहीं पता। लो भाई, घुस गए अपन फाइनली, सारी हैसल के बाद। बहुत ज्यादा आपको बताता हूँ क्या सिचुएशन हुई। सड़कों के रास्तों के हाल देख लो, खड्डे हो रखे बहुत ज्यादा। पहले तो मैं वापस भेज दिया था, बोले नहीं जाने देंगे, वीजा लेके आओ। पर अभी बताता हूँ कैसे घुसे हम सब। एक बार एक सेफ स्पॉट पे चलते हैं। पीछे इमिग्रेशन रहेगी, बॉर्डर में हम घुस गए। DRC देश के अंदर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेरी 111वीं कंट्री। यहाँ से अब हम कोई गाड़ी तलाश रहे हैं अगले शहर जाने के लिए, बुकावू के लिए। पता नहीं यहाँ तो कोई बस वस डायरेक्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोशिश करते हैं। First they can take us to the bus and then Bukavu? Yes. How far is the bus? भाई इन बाइक वालों के साथ हम नेगोशिएट कर रहे हैं। पीछे तो बाइक थे नहीं बुरुंडी में, यहाँ पे बाइक वाले खूब सारे हैं। बोल रहे कि हम आपको बस तक चढ़ा देंगे बुकावू की। मैं बोला बाइक पे ले जाओगे? बोले हाँ, 2 बाइक पे ले जाएंगे अलग अलग बिठा के। बाइक भी TVS की है। यहाँ पे इंडियन बाइक्स बहुत चलती है अफ्रीका में, TVS, बजाज, ये सब। इस बाइक पे अपने हुए बस की तरफ कहीं छोड़ आएंगे। देखो सारे इकट्ठे हो रखे हैं लेके जाने के लिए। गेर सा लिया इन्होंने, तो बाहर निकलते ही इतने सारे इकट्ठे हो गए। बैग भी मतलब ऐसे हो रहा है कि पीछे से कोई छेड़े ना कहीं बैग को, और आगे करके टांगूंगा तो बहुत भारी है बैग। देखना कितनी भीड़ हमारे पीछे लगा दी इन्होंने। भाई लड़े जा रहे हैं आपस में, इतनी कंफ्यूजन है। बोल रहे कि भी $5 लेंगे। मैं बोला $5 बाइक पे वहां तक छोड़ देंगे? बोले नहीं, 2 जनों के 5 लेंगे। मैं बोला फिर भी ज्यादा है। बोले 1 जने के $2 लेंगे, 2 जनों के $4। अब ये लड़ रहे आपस में, दिमाग फटने को हो रहा है। खुद ही लड़ रहे, लेके हमें जाना है आपस में, पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं। He's saying $2. Can I go? I go? Yes. Okay. $2 you will drop me at bus station. किधर जा रहे हो? हम जा रहे हैं बुकावू। हाँ, कैसे जाएं?
Uvira City no जा रही। तू किस पे है? ओके ठीक है ये पाकिस्तानियों से सीखा हुआ है भाई जो है उर्दू हिंदी। और हमारे हालात देखो, बैग बचाते फिर रहे हम तो अपने। मेरे लगेज कहाँ हैं? ओके ये रहा भाई, लड़ रहे हैं भाई। दुए सी 4 14 टोटल 2 दुए वी चल पड़ भाई। भाई इनकी लड़ाई नहीं खत्म हो रही है। $2 चलो चलो। अब बाकी बाइक वालों ने यूनियन बना ली कि हम 2 में नहीं लेके जाएंगे, और इन्हें 2 बाइक तो चाहिए ही है। इसने तो बिठा लिया $2 में, हम 2 में नहीं बिठाएंगे। अब बाकी बोल रहे $5 $5। भाई ले चलो यार, इनकी लड़ाई या नहीं खत्म हो रही है अभी तक। हम तो बोल रहे कि भी 2 बंदों को ले जा 4 में। ये कितने मांग रहे हैं? 2 बंदे $4 ना। ये भाई हिंदी बोल रहा है थोड़ी। बांध दिया भाई बैग इन्होंने। अब इनसे बच के कहीं नहीं जा सकते। अब इन्होंने हमें फंसा लिया है। भाई ये कह रहा है कि भी मेरे को बोला दोनों बैग दे, बैकपैक और बड़े वाला और छोटे वाला। मैं बोला कि बोला सारे बैग रखिए, तुम दोनों इधर बैठ जाओगे। मैं बोला पागल हो रहा है, 5 बैग और 3 सवारी। बोला बैठो तो। ऑल ऑफ अस हियर। भाई ये नहीं जाएंगे आज में हमारा काम नहीं बनेगा। पागल हो गए, यहाँ पे ही और पैसे मांगने आ गए। भाई आधा घंटा हो गया इनके साथ माथा मारते हुए, कोई कंक्लूजन नहीं निकल रही, कोई नहीं चल रहा। लड़े जा रहे। देखो क्या मजा आ रहा है। ये बैग बांध दिया था, अभी से खोल लेंगे। गो वेयर इज दी अदर बाइक देन? तो इतनी देर के क्या कर रहे थे? पहले ले आते बाइक, 1 घंटा खराब कर दिया। हाउ मच कौन? $2 You live there and you check your dollar and you give men Congo. Okay. Mil Congo. Jimmy. 2 mil. 2 mil francs for one. Okay. I don't care. How much is that? 10 mil. पागल हो रहा है? 10 mil. This is how much $? अरे 10 मिलियन ज्यादा $? हो गए। How much $? $3. 3. Okay, but only if he gives me his glasses. Okay. Yeah, now. Bye, brother. Bye. Thank you. चलो भाई। ओ मार दिए, ठोक दी रे। वो पीछे से पता नहीं अब क्या आवाज मार रहे हैं। जान दो यार। ये देख लो भाई, एडवेंचर्स ऑफ अफ्रीका मेरे। Now what happened? Bro, what's going on? Why don't you just take me there? भाई यार क्या लोगे ले जाने का? पीछे एक आदमी भी लड़ने आ गया था। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो भाई? अगर गिर गए ना इधर, काम खराब हो जाएगा। ओ भाई साहब, रास्ते भी ऐसे, ऊपर से पायलट भी ऐसा, ऊपर से इसकी बाइक भी ऐसी। ओ भाई जूते करेगा खराब, मारती रहे।
ये बात के चक्कर में मेरे को घेर देगा। चला गाड़ी आगे चला यार, रास्ते और आगे मेरे दो बैग रखे हुए हैं और उधर बात भी कर रहा है। ये घेरेगा भाई मेरे को, मैं तो गया। भाई यहाँ पे लाके गाड़ी रोक दी, गाड़ी नहीं सॉरी बाइक। मैं बिहार में थोड़ी हूँ, लड़ते रहेंगे सारा दिन, लड़वा लो इनको। तो फील आ रही है पूरी वेस्ट अफ्रीका वाली। भाई साहब ये क्या पाकिस्तान का झंडा? भाई नज़ारे देखो पहाड़ों के, खूबसूरत पहाड़ के नज़दीक आ गए हम। कुछ नहीं पता, अभी हमें शायद दोबारा रवांडा में एंटर करना पड़ जाए, जो कि एक और देश है। रवांडा से शायद एंट्री लेनी पड़े दोबारा कोंगो की। अभी चलते हैं एक बार, इधर से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे स्कूल्स है राइट साइड में, और पानी भरा हुआ है पूरी पूरी गलियों में, स्कूल्स में। अब जैसे इसके हालात तो फिर भी वो ठीक है, पीछे कुछ गलियाँ ऐसी गई है पूरी पानी में भरी हुई है। मतलब फिर भी बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, स्कूल की ड्रेस में, पैर भीग रहे हैं उनके, और उसी में चल फिर रहे हैं, वहीं पे स्कूल लग रहे हैं। रोड नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, लेकिन ये जो देख रहे हो ना खोखे छोटे छोटे, बियर रखी है इन पे, बियर पियेंगे ये, बाकी कुछ नहीं है इनके पास। बियर नहीं छोड़ते, छोटे छोटे से ठेके बने हुए हैं, ये बियर है इन पे, सब पे बियर। बताओ। और टीवीएस कोंगो में टीवीएस कब्जा कर रखा भाई। वैसे अगर हम इधर का इंफ्रास्ट्रक्चर को इग्नोर कर दे और सामने का आप नज़ारा देखो, इवन वो वाइट घर भी इंक्लूड करो, रेड रूफ वाला, और ये पहाड़ देखो, तो ऐसा नहीं लग रहा मानो कि स्विट्जरलैंड के किसी गांव में एंटर करने लग रहे हैं। पर आसपास के नज़ारे देख के फिर लगता है अफ्रीका ही है। हाँ जी, व्हाट आर यू सेइंग? पता नहीं भाई, ये कई देर से हमें फ्रेंच में कुछ समझाने लग रहे हैं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं हमेशा कहता आया हूँ फ्रेंच तो यूजलेस भाषा है। मैं इन्हें भी बोल रहा था, ये बोले फ्रेंच आती है, बोला ना फ्रेंच यूजलेस है, मुझे नहीं आती। पर आज रियलाइज हो रहा है कि भी हमेशा ही यूजलेस नहीं है। वैसे कोई नहीं, किसी तरह चला लेंगे काम। DRC में इंग्लिश नहीं बोलते बिल्कुल भी, यहाँ पे फ्रेंच ही चलती है। जिस तरह पीछे बुरुंडी में तो फिर भी थोड़ी बहुत इंग्लिश थी, रवांडा में थी ज़्यादा, युगांडा में तो थी ही इंग्लिश बहुत ज़्यादा। शहर में आ गए मेरे ख्याल से, पास वाले उवीरा है क्या, पता नहीं कौन सा है। यहाँ पे मार्केट लगी हुई है लेफ्ट में और राइट में। सामने एक ये पुल सा आ गया, जिसको देख के डर लग रहा है मानो टूट जाएगा। अरे ओ भाई साहब सही में टूटेगा। गंदगी नहीं खत्म होने लग रही। राइट में एक बार है, ये देखो, खूब सारे 3 व्हीलर दिखने लग रहे हैं TVS के। ऑटो ही ऑटो खड़े हैं, पेट्रोल स्टेशन बंद है। कुछ और ऑटो बहुत चढ़ रहे सड़क पे। यहाँ पे ऑटो, सड़क काल देखना टूटी ही पड़ी है, मतलब बिल्कुल ही टूटी पड़ी है यार। ब्रिज बना रखा है बाइक के जाने के लिए। यार कितनी तोड़फोड़ हो रखी है यहाँ पे, कोई भी चीज साबित दिख ही नहीं रही, इतनी तोड़फोड़। पता नहीं किससे पूछ रहे अभी ये कुछ। कैन यू बाय सिम कार्ड हेयर? एयरटेल का स्टोर दिख गया, सिम कार्ड लेते हैं एक बार। लंबे होने का ये तो फायदा है कि खड़े खड़े बैठ जाओ, बैठे बैठे खड़े हो जाओ भाई। लेकिन इस एयरटेल स्टोर पे जाए कैसे? ये रास्ता है, इस पे से चल के जाऊंगा, गिर भी सकता हूँ, कुछ नहीं पता। हिल भी रही है भाई आगे। बाकी ना सड़क पे पोस्टर्स लगे हुए एफ्रीसेल के। एफ्रीसेल जो सिम कार्ड की कंपनी है,
वेस्ट अफ्रीका में मैंने गाम्बिया देश में शायद एफ्रीसेल का सिम कार्ड लिया था, तो वो फीलिंग आने लग रही है। हालांकि हम अभी भी सेंट्रल अफ्रीका में या फिर सदर्न ईस्ट कह लो या सेंट्रल ईस्ट कह लो, पर इस देश की बॉर्डर अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट तक जाती है, तो इसलिए थोड़ी सी फील आने लग रही है वेस्ट अफ्रीका वाले की। सड़कें सारी टूटी पड़ी है, जैसा मैं आप लोगों को दिखा चुका। मतलब इतनी सी देर में इतने चेंजेस आ गए सड़क पे, जैसी कंट्री चेंज हुई। चलो सिम कार्ड देते हैं एयरटेल का। इतना बड़ा बड़ा हर जगह एयरटेल लिख रखा है, पर एयरटेल का सिम नहीं था इन पे। एयरटेल मनी का दफ्तर था, ये सिम कार्ड इधर मिलेगा। सिम कार्ड ब्रदर, ये क्या है, 1 गीगा 24 घंटे के लिए 1500 फ्रैंक का, मतलब $1 का है शायद गीगा, पर ये 48 घंटों के लिए। हाँ, दिस इज डॉलर। यस, $1 हाउ मेनी? $1। ओके, बट $1 हाउ मेनी फ्रैंक? लिख के दिखा रहे हैं, क्योंकि बेचारे को इंग्लिश नहीं आती, हमें फ्रेंच नहीं आती, तो जमीन पे बना के लिख के दिखा रहे हैं। $1 में 2900। सिम ट्रे निकालने के लिए ना ये रखी है इन्होंने, सिरिंज वाली सुई। ओके दोस्तों, मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ। आप लोग मैप देखो स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं अभी फिलहाल उवीरा के नजदीक DRC देश में, ठीक है। अब यहाँ से हमें जाना पड़ेगा वापस रवांडा, ऊपर बुगारामा की तरफ। उस बॉर्डर से हमें रवांडा एंटर करना पड़ेगा, और फिर रवांडा से दोबारा हमें बुकावू, जो कि DRC में, उसकी तरफ जाना पड़ेगा, और बुकावू वाली बॉर्डर से एंटर करके DRC में दोबारा एंट्री लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से उवीरा से डायरेक्ट बुकावू का कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं है जो DRC के DRC हमें उवीरा से ले जाए बुकावू। तो इसलिए अब हमें रवांडा एंटर करना पड़ेगा पहले, रवांडा से दोबारा DRC एंटर करना पड़ेगा। और जो रवांडा और DRC की अगली बॉर्डर है, वो बॉर्डर ये बॉर्डर है कि दोपहर के 1 बजे बंद हो जाएगी। जहां तक मैंने सुना था, ये सुना था कि भी 3 बजे बंद होती है, पर ये कह रहे हैं 1 ही बजे बंद हो जाएगी। और अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं, और अभी हमें रवांडा देश जाना है, फिर रवांडा देश से DRC देश दोबारा आना है अगले 2.5 घंटे के अंदर, विच इज इम्पॉसिबल। तो ये लोग कहने लग रहे हैं कि भी हम तुम्हें वापस बॉर्डर पे छोड़ा है क्या, तुम वापस ही चले जाओ बुरुंदी, जिस देश से आए थे। तो मैं बोला तुम्हारी सिम कार्ड खरीदने थोड़ी आए थे इस देश में, अब फंसेंगे तो इसी देश में फंसेंगे, रवांडा में फंसेंगे, वापस थोड़ी जाएंगे। तो ये सिचुएशन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड माहौल सा रखा है। और बॉर्डर का सिनेरियो तो मैंने भी आपको बताया ही नहीं। अब भाई हमें सिम कार्ड के देने थे $3 देने थे, $3। हमने $1 के नोट दिए, बोले $1 के नोट नहीं चलते यहाँ पे DRC में। फिर ये $10 का दिया, बोल रहे ये नोट फटा हुआ है। हमें भी ये नोट पीछे किसी ने दिया है। यहाँ पे एक तो अफ्रीका में दिक्कत है, नोट ही नहीं चलते आते। ये ले लिए हमने वापस, बदले में डॉलर में तो इतनी कमियां निकाल रहे थे, तुम्हारे खुद के नोटों की तो हालात देख लो। बदले में अब हमने इनसे लिए 10,000 और 10,000 20,000। $10 का नोट दिया, $3 के सिम कार्ड थे। अब ये लोग हमें पता क्या बोले 1 बजे बॉर्डर बंद हो जाएगी। हमने नेट चल पड़ा, तो मैंने फोन पे बात कराई इनकी किसी से जो फ्रेंच बोलते थे, और स्वाहिली भी बोलते हैं यहाँ पे लोग, तो स्वाहिली से ट्रांसलेशन करके बात कराई। ये लोग बोले कि ना आप लोग गाड़ी में नहीं पहुंच पाओगे, बॉर्डर बंद हो जाएगी, रवांडा और कोंगो की 1 बजे बॉर्डर बंद हो जाएगी, आप लोग बाइक से चलो हमारे साथ अगले शहर तक। सी यू बाय, रवांडा की बॉर्डर तक, जो कि यहाँ से बहुत दूर है, 1-1.5 घंटे, जो कि यहाँ से बहुत दूर है। अरे जा लेने दो यार। गुड मॉर्निंग। तो बाय। तो भाई मैं ही ने बोला कि भाई हमें बस के पास उतार दे, हमें बस मिलेगी रवांडा की बॉर्डर की तो ठीक है, गेरेगा, नहीं मिलेगी तो हम यहीं सोचेंगे। मेरी टेंशन ना ले तू इतनी कि भी आगे बॉर्डर बंद हो जाएगी हमारे साथ, चलो बाइक पे। तू बाइक पे किस तरह ले जाएगा इतनी दूर? ये अपनी स्कीम लगा रहे थे शायद, ताकि इनको सवारी मिल जाए हम आगे तक की, और इनकी कमाई हो जाए और मेरी कमर टूट जाए। दुकान का नाम देखो, नो स्ट्रेस। यही तो प्रॉब्लम है लाइफ में, स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस होता तो क्यों यहाँ पे अफ्रीका में धक्के खा रहा होता। TVS। अरे भाई साहब यार, पहाड़ों के नज़ारे देखो यार, कैसे क्या लाजवाब है ना। भाई गेरेगा आज, ये मेरी कमर तो टूटी ली, कुल्ला भी तोड़ेगा आज। एक और खतरनाक पुल। अरे यार, सारे सीनरी की इन्होंने ऐसी तैसी कर दी, देखना है कितना कचरा यार। और पीछे वो पहाड़ कितने सुंदर, कंट्रास्ट देखो, ऐसी तैसी कर दी सारी सीनरी की। सिड बॉय यार, शहर तो मैजिकल है वैसे, कितनी बार कह चुका मैं, पर ये देखो, और अब गिरेगा। यहाँ पे एक ऑरेंज का भी है सिम कार्ड का दफ्तर, ये देखो। बाकी सिचुएशन जितनी
फन दिख रही है ना उतनी है नहीं है, काफी इंटेंस है। सड़क पे मिलिशियास की गाड़ी जा रही है, मतलब पूरी पूरी जीप्स। भाई हमारे बाइक वाले को क्यों मार रहे हो इसे? ओ ये देखो परमवीर की बाइक आई, चिपट गए यार। ओ क्या कर रहे हो? हैंडल ही पकड़ लेते हैं, घेरने को हो जाते हैं। उतर जाए भाई, जाने ही नहीं दे रहे आगे। हम अब सामान को संभालें। इधर से हॉर्न, क्योस भाई साहब क्योस। तू उतर यार, आजा उतर, तू आ जा ना। टैक्सी यहीं से मिलेगी, लड़ रहा है आपस में। ओ भाई साहब ये तो पूरा क्योस है। ये देख रहे हो मच्छी बिक रही है, ये पता नहीं क्या पकोड़े बेच रहा है, छल्ली बेच रहे हैं। और कार वगैरह वाले ऐसे चला रहे हैं। वो कार लेके आया, स्किट मारी इसने कार की, ये वैन वाले ने। भाई हमारे बाइक वालों को रुकवा लिया और इन्हें पीटने लग रहे, मारने लग रहे कि भी इधर आगे बाइक क्यों लेके जा रहे, पता नहीं क्या कारण है, क्या होने लग रहा है भाई। बहुत इंटेंस है सिचुएशन। व्हाट्स गोइंग ऑन? व्हाई? व्हाई? ये हर चीज भाई जमीन पे लिख के दिखाएगा। अरे कैलकुलेटर में लिख दे यार। भाई ने बैग उतार लिया और ये खुद दारू पिया हुआ लग रहा है। ये ड्राइवर है, बार बार पासपोर्ट मांग रहे हैं, पासपोर्ट दो, अपना पासपोर्ट दो। सबने दारू पी रखी है भाई, सबने ना। इसमें जगह गाड़ी में कहाँ बिठाएंगे? बुरा हाल हो रखा है, मारा मारी। यहाँ पे मिलिशियास की गाड़ी घूम रही है, बाकी ट्रक में लदे हुए इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें लेके यहाँ से गुजर रहे हैं। सीट तो दिखा, बैठेगा। one person and then second person where? Where will second person sit? One here and my friend where? Yes. No, two per. आप अगर हम टाइम से निकले तो बॉर्डर बंद हो जाएगी, तो मेरे ख्याल निकलना ही पड़ेगा। Where will you keep this? This. ये रखो पहले। पासपोर्ट मांग रहे, दे दे क्या पासपोर्ट? रवांडा देखेंगे ना, सब कुछ इस पासपोर्ट में ही है भाई। अब ये भी रंग बदल गए, बोल रहे कि भी हमने तो $4 बोले थे, जबकि $2 $3 में बात हुई है। बोल रहे $10 दो हमें, अब 10। बाइक वाले बोल रहे 5 दो, 4 भी नहीं बोले, 5 दो। सब पलट गए भाई। थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू, बाय ब्रदर, बाय। मान गए कम पैसों में, जो बात थी असली उसी में। ओके चलो भाई, मर गया आज। थैंक यू भाई। यहाँ पे एक और रूल है, क्या पता क्या, $1 का नोट ही नहीं लेते। तो भी गाड़ी के हमने पूछे कितने पैसे हुए, शटले बोला बंदे 22 हुए। तो मैंने एक $20 का नोट दिया, 2 $1 का नोट दिए। बोले ये नहीं लेंगे। मैं बोला 10 का ले जा। अब ये नोट नहीं चला भाई, इधर ये बढ़ा गया, नोट ही नहीं चलते। ओके टेक दिस वन, गिव मी दिस वन। हर इंसान आ गया कि भी हमें भी $1 दे दो, अभी इसे भी चेक करेगा। ऐसे एडवेंचर होने लग रहे, सही में वेस्ट अफ्रीकन ट्रिप याद आ गया। ये आ गई हमारी लोकल करेंसी, 23,000 होनी चाहिए इनके नोट तो। क्या बट दिस, लुक एट दिस। खुद फटा हुआ नोट दे रहा है, मेरे डॉलर ले नहीं रहा था। ये भाई दे गया हमें 24,000 एक $1 में, ऑलमोस्ट 2900 कोंगोलीज फ्रैंक है, ठीक है, DRC फ्रैंक। तो अपने को लेने थे वापस इनसे $8, जो कि बनते 23,000 24,000 कोंगोलीज फ्रैंक। तो बदले में जनाब मेरे को दे गया 24,000 फ्रैंक। इनका फिक्स्ड ही रेट है, कोई ब्लैक मार्केट रेट नहीं है। आमतौर पे वैसे ऐसे देशों में होता है कि भी ब्लैक मार्केट रेट अलग होता है, ऑफिशियल रेट अलग होता है डॉलर्स का, इनका लेकिन सेम है। स्पेशली जो देश ऐसे होते हैं ना जिधर क्राइसिस चल रहे हो, या जिधर एम्बार्गो लगा हुआ हो, सैंक्शंस लगे हो जिस देश पे, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जनरली, उनमें ये सब दिक्कत होती है कि ना ऑफिशियल रेट तो कुछ और होता है डॉलर का, बैंक रेट, पर जब आप देश में आगे एक्सचेंज कराते हो तो आपको डॉलर के बदले ज्यादा लोकल करेंसी मिलती है, यानी कि उस देश में कमी होती है फॉरेन एक्सचेंज की। कोंगो का भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भी वैसे ब्लैक मार्केट रेट ज्यादा होगा, पर यहाँ पे लोग आमतौर पे ना डॉलर भी यूज करते हैं, DRC फ्रैंक भी यूज करते हैं। यहाँ पे रेट सेम ही है, कोई ऐसा फर्क नहीं है। तो इस वैन की हमारी जो टिकट आई है ना, वो है $22 की 2 जनों की, यानी कि $11 पर पर्सन, जो कि अपने भारतीय 950 रुपए बनते हैं, और इनकी करेंसी में DRC फ्रैंक में बढ़ते हैं 30,000 पर पर्सन। अब हमें ये नहीं पता लेकिन ये वैन कहाँ लेके जाएगी, कहाँ नहीं लेके जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप है, लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता इधर।
और हम फ्रेंच नहीं बोलते, या ये जो लोकल भाषा बोल रहे हैं वो हम नहीं बोलते। और रवांडा और बुकावू की जो बॉर्डर है वो बंद हो जाएगी 3 बजे। अभी सुबह के मेरे ख्याल 11:12 हो गए सुबह के, तो यानी कि 4 घंटे से कम में वो बॉर्डर बंद हो जाएगी। देखो होप कर रहे टाइम से पहुंच जाए तो सही है, वरना फंस के खड़े हो जाएंगे दोबारा। पर यहाँ पे एक ये परेशानी भी रहती है अफ्रीका में, जब तक वैन भरेगी नहीं ना तब तक वैन नहीं चलेगी। कोई टाइम नहीं होता बस का वैन का, जब तक फुल नहीं होगी तब तक चलेगी नहीं। तो पता नहीं अब कितनी देर और वेट करना पड़ेगा, हालांकि पूरी फुल ही है, भरी पड़ी है। और जैसा मैं बता रहा था वैन तक पहुंचने से पहले बाइक में आप लोगों से बात कर रहा था कि भी जितना फन दिख रहा है ना, जितना मजेदार दिख रहा है उतना है नहीं। काफी इंटेंस सिचुएशन थी, क्योंकि आपने देखा ही सब लोग दारू पिए हुए थे। इन्होंने बाइक वाले को घेर दिया, मेरे बाइक वाले को पीटने लग गए, पता नहीं किस बात पे, बात ही नहीं समझ में आ रही। पहले वहाँ पे बॉर्डर पे सारे बाइक वाले लड़ने लग रहे, फिर हम बाइक पे बैठे, अब इधर फिर लड़ने लग रहे सब। और ना सड़क पे मतलब ऐसे गाड़ियां चल रही थी सिपाहियों की, मतलब सबके पास इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें, नी गार्ड्स वगैरह पहन रखे हैं उन्होंने, ऐसे तैयार हो गए जैसे मान लो जंग पे जाने लग रहे हैं। खूब सारी जिप्सी इधर से गुजरने लग रही है हर कुछ मिनटों में, और मतलब सड़क पे सबको धमकाते हुए, गालियां देते हुए, रास्ता बनाते हुए जाने लग रहे हैं, ऐसे चश्मे लगा के जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा वॉर होने वाला है यहाँ पे। कॉन्गो में भी ना बहुत फिलहाल इंस्टेबिलिटी है, बहुत यहाँ पे भी मिलिशियाज बने हुए हैं, गुट बने हुए हैं, कोई सेफ कंट्री नहीं है ये। एक चीज मैंने अफ्रीका में ये भी बड़ी देखी है कि ना सड़क पे कहीं भी बड़ा सा स्पीकर रख देंगे और गाने बजा देंगे, पूरे शहर में गाने बजते रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। लोग बढ़िया एंजॉय करते हैं, गाने बज रहे हैं और गाते हुए जाते हैं पास में से। ये आपको मार्केट्स में बहुत दिखेगी ये चीज। भाई जस्ट अभी हमारे साथ से गुजरा एक ट्रक लदा हुआ, इतने सारे उसमें पुलिस वाले, इतने सारी बंदूकें, मतलब ये मान लो ट्रक से गिरने को हो रहे थे, इतने सारे लदे हुए थे उसमें। दोस्तों वक्त हो गए 11:30 से ऊपर, यानी कि मेरे को इस सीट पे बैठे हुए आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है, अभी तक ये वैन चली नहीं। और क्या पता चले ना चले, आगे बॉर्डर बंद हो रही है नहीं हो रही है कोई मतलब नहीं। जब तक ये फुल नहीं होती वैन नहीं चलेगी, चाहे रात को चाहे कल सुबह हो, अगर होएगी नहीं तो चलेगी नहीं। ये फिर आ गया भाई लौट के, पता नहीं किसको ले आया, एक और सवारी ले आया शायद, बहुत तेज आदमी है भाई। सारी चीजों की होम डिलीवरी भी नहीं, विंडो डिलीवरी, विंडो पे मूंगफली आ जाएगी, अंडे भी दे गया था, सैंडल ले लो, जो भी लेना है ले लो, और कुछ नहीं भी लेना तो फ्री में भी पैसे दे दो चाहिए। अब दोस्तों वैन तो पता नहीं कब चलेगी भी या नहीं चलेगी कुछ नहीं पता। तो मैंने सोचा इतने बाप लोगों को बता दूं कि बॉर्डर में हमारे साथ क्या हुआ था। तो जैसा आप लोग जानते हो, बुरुंदी से बुजुम्बुरा शहर से हम आए डीआरसी की बॉर्डर की तरफ। वो जो भी टाउन था, गटुंगा जो भी उसका नाम था, वो आखिरी गाँव पार करके आएगी बॉर्डर में। वीडियो रिकॉर्ड करा था, मैंने बताया था कि अभी हम एंटर करेंगे डीआरसी में, जिस देश का कल्चर ईस्ट अफ्रीका से ज्यादा वेस्ट अफ्रीका को रिजेंबल करेगा। अब बॉर्डर पे हम पहुंचे तो सबसे पहले ऑब्वियसली हमें बुरुंडी देश की एग्जिट स्टैंप लगवानी है कि हम बुरुंडी से बाहर निकल रहे हैं। पर उधर लगी हुई थी बहुत लंबी लाइन, और एक नहीं 2 लाइन थी। पहले एक जगह लंबी लाइन, उधर से फारिग होके फिर दूसरी जगह जाओ, उधर भी लाइन लगी हुई, फिर आपके पास उधर स्टैंप होनी थी, तब हमारी एग्जिट स्टैंप लगती बुरुंडी की। और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, ना हमारे पास सिम कार्ड था बुरुंडी का, ना सिम कार्ड था डीआरसी का, और ना कोई इंग्लिश बोलता था। तो बॉर्डर और इमिग्रेशन हर एरिया काफी कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड था। पर जो हमें छोड़ने आए थे बॉर्डर तक, इंडियन थे, वो बोलते थे फ्रेंच भाषा। तो उन्होंने बॉर्डर पे किसी इंसान को पकड़ा और उसे कुछ पैसे दिए। अब उस इंसान ने हमारा लिया पासपोर्ट और वो सीधा गया इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास और बताया भाई ऐसे ऐसे 2 जने हैं इंडिया के, इन्हें डीआरसी जाना है, इनका काम करवाओ। ऑफिसर्स ने हमें अलग बुला लिया कमरे में, अलग से हमारा पासपोर्ट लिया, तुरंत हमारी बुरुंडी की एग्जिट स्टैंप मार दी। बुरुंडी की एग्जिट स्टैंप लेके अब हमें घुसना था डीआरसी में। बुरुंडी हमने एग्जिट कर लिया, मतलब 3 से 4 मिनट के अंदर ये सारा काम हो गया, जबकि वो लोग सारी इतनी देर से लाइन में लगे हुए, पर उन्होंने हमारा काम जल्दी करके हमें भिजवा दिया डीआरसी वाली साइड। अब डीआरसी में तो हम एंटर हो गए, लेकिन हमें पहले लेना था डीआरसी का वीजा, डीआरसी की एंट्री करानी थी, इमिग्रेशन कराना था, ये सारा काम कराना था। लेकिन घुसते ही एक आदमी आया, बोला रुको कहाँ जाने लग रहे हो, येलो फीवर दिखाओ। जबकि हमारे पास एक आदमी है जो हमें असिस्ट करने लग रहा है, और वो अब डीआरसी के ऑफिसर से बात करने लग रहा है, भाई इनका काम करा दो जल्दी। उधर भी बहुत भीड़ लगी हुई थी। जो लोकल्स थे ना, उन्हें पासपोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं है, पासपोर्ट पे स्टैंप कराने की जरूरत नहीं है, उनके पास पेपर था एक, वो लोग उस पेपर पे स्टैंप करा रहे थे। लेकिन उस पेपर पे स्टैंप कराने के लिए भी इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, स्पेशली बुरुंडी वाली साइड। पासपोर्ट तो हमारा स्टैंप हो गया था, पर एनीवे हम डीआरसी में घुसे। और येलो फीवर दिखाने से पहले उन्होंने हमें बोला जाके हाथ धो, क्योंकि यहाँ पे बीमारी वगैरह काफी फैल रही होगी। तो उन्होंने एक टुंटी लगा रखी थी, इधर साबुन भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पानी आ रहा। बोले इस पानी में हाथ धोए हमने। फिर बोले अपना येलो फीवर दिखाओ, येलो फीवर कार्ड दिखाया, वो चेक करा। फिर क्या होता है, फिर पूरी कहानी में आता है एक ट्विस्ट। डीआरसी का इमिग्रेशन ऑफिसर आता है हमारे पासपोर्ट्स लेके, और जो बंदा हमें असिस्ट कर रहा था वो बुरुंडी का ही था शायद, वो भी आता है साथ, और हमें बोलते हैं गो बैक, वापस जाओ वापस। मैं बोला भाई क्या हुआ, बोले वीजा नहीं है, वापस जाओ, वापस घुसो बुरुंडी में, डीआरसी में नहीं आ सकते तुम। इंग्लिश नहीं आती थी उन्हें, वो फ्रेंच में बोल रहे थे, जितनी मैं समझ पा रहा था या जितनी इंग्लिश वो बोल पा रहे थे, इतना ही कम्युनिकेशन हो पा रहा था। मैं बोला कारण क्या है, बोले फ्रेंच में बोल रहे, बोले एम्बेसी जाओ, एम्बेसी से वीजा लेके आओ, वीजा नहीं है तुम्हारा, बाहर निकलो यहाँ से। अब इतनी देर में उनकी ना कोई इमिग्रेशन ऑफिसर कमिश्नर थी, उनकी जो डेजिग्नेशन थी इमिग्रेशन कमिश्नर कुछ ऐसे था, वो लेडी वहां से गुजर रही थी।
वो अपनी सिविल यूनिफॉर्म में थी, तैयार हो रखी थी, खूब सारी ज्वेलरी पहन रखी थी। वो लेडी रुकती और बोलती क्या बात होगी। अब वो डीआरसी का इमिग्रेशन ऑफिसर इस देश का, उन्हें बताते हैं इनका तो वीजा ही नहीं है, ये सिचुएशन है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स है और इन्हें तो डीआरसी में जाना था। वो लेडी भी बोलती है पासपोर्ट वगैरह देख के हमारा कि वापस जाओ। हम बोले क्या बात होगी। बोली कि एम्बेसी से वीजा लेके ऐसे हम नहीं घुसने देंगे, वापस जाओ। पर अब हम एक तरह से हार मान चुके थे, हाथ खड़े कर चुके थे। पर फिर मैंने उनसे थोड़ी सी और बहस करी। मैं बोला ऐसे क्यों करने लग रहे हो, हमें तो वहाँ पे गोरिल्लास देखने हैं, हम कहूजा नेशनल पार्क में जाएंगे, हमें नेशनल पार्क में जाना है, हम आपके देश के जंगल के जानवर देखने आए हैं, वाइल्ड लाइफ देखने आए हैं। तो उनके दिमाग में बात क्लिक सी करी। मैं बोला ये इनविटेशन लेटर भी है हमारे पास तो नेशनल पार्क का। वो बोले कहाँ है। मैं बोला ये रहा पासपोर्ट के साथ आपने हाथ में पकड़ रखा है। उन लोगों ने जो हमारा इनविटेशन लेटर था, जो कहूजा नेशनल पार्क का था, कहूजा बीच है कुछ ऐसे नाम है, वो इनविटेशन लेटर खोल के ही नहीं देखा। और जो इंसान हमें असिस्ट कर रहा था उसने दिखाया भी नहीं उन्हें। फिर फाइनली उन्होंने वो खोल के देखा और उन्होंने रियलाइज करा कि भाई इनकी तो इनविटेशन है उस नेशनल पार्क से और हम इन्हें बॉर्डर पे वीजा इशू कर सकते हैं ऑन अराइवल। जबकि ऐसा नहीं होता, अपन इंडियंस को एम्बेसी से लेना पड़ता है, ये और तरीके है, ऐसे ऑन अराइवल आप वीजा नहीं ले सकते। वो हमें एक कमरे में ले गए, कमरे में ले जाके उन्होंने हमसे पैसे मांगे, बोले कि भी $100 दो, जो कि बिल्कुल सही रेट था, जायज रेट था, कोई भी अलग से घूस नहीं मांगी, रिश्वत नहीं मांगी, कुछ भी। $100 पर पर्सन लिए, 2 जनों के $200। फिर हम एक दूसरे रूम में भेजा, इमिग्रेशन रूम में। उस इमिग्रेशन रूम में हमारे पासपोर्ट पे वीजा लगाया गया। वीजा कोई स्टिकर नहीं लगा, बल्कि स्टैम्प्स लगी थी, 3-4 स्टैम्प्स लगाई और उस पे लिखा होता कि भी 14 दिन तक इनकी एंट्री है। फ्रेंच में लिख रखा था 14 से 14 दिन तक ये डीआरसी देश में रह सकते हैं। वो स्टैम्प सी 3-4 जो अलग अलग लगाई, पूरा पेज घेर के, वो इनका वीजा था। फिर वीजा लगने के बाद दोबारा स्टैंप लगनी थी पासपोर्ट पे, एंट्री की, डीआरसी की। अब उसके बाद वो हमारे पासपोर्ट लेके जाते हैं एक दूसरे कमरे में स्टैंप करवाने के लिए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में अब डीआरसी वाली साइड काफी टाइम लग जाता है। हम बैठे रहते हैं वहाँ पे, वो जो कमिश्नर थी, इमिग्रेशन ऑफिसर जो थी, उनके साथ बात करने लग जाते हैं। उन्हें इंग्लिश नहीं आती, हमें फ्रेंच नहीं आती, पर किसी तरह थोड़ी बहुत टूटी फूटी फ्रेंच या टूटी फूटी इंग्लिश में हम बात करते हैं। उनसे दोस्ती हो जाती है, उनके साथ फोटो वोटो खींचते हैं, तस्वीर खींचते हैं। वो अपना व्हाट्सएप नंबर दे देती है, फिर अपना आईडी कार्ड दिखाती है, बोलती है मैं यहाँ पे इमिग्रेशन कमिश्नर हूँ, ये वो। पर फिर हमारा काम हो जाता है और फाइनली हमारे पासपोर्ट पे भी जब डीआरसी की एंट्री स्टैंप लग के वापस हमारे पासपोर्ट हमारे पास आ जाते हैं, पासपोर्ट हमारे हाथ में आते हैं और फिर हम बॉर्डर छोड़ते हैं। फिर आपने सफर देखा ही, टूटे फूटे रास्ते, कितने गड्ढे कीचड़। उसमें फिर हम जाते हैं बाइक वालों के पास ताकि हम कोई ट्रांसपोर्ट ढूंढ सके बुकावो तक का। वहाँ पे वो लड़ाई होती है, जो सारी चीज़ आपने देखी। किसी तरह वहाँ से हम पहुँचते हैं यहाँ पे इस वैन में। अब वैन में बैठे बैठे मैं आपको वक्त बता दूं, हो गया है 11:42। ऑलमोस्ट पौने घंटे से मैं इसी सीट पे बैठा हूँ, वैन हिली नहीं है। जबकि हमें डराने लग रहे थे बॉर्डर बंद हो जाएगी, बॉर्डर बंद हो जाएगी। इन्हें कोई टेंशन नहीं है, हमें टेंशन देना चाह रहे बस। यहाँ पे लोग वैसे स्वाहिली बोल रहे ज्यादा, या नगाला जो इनकी लोकल लैंग्वेज है। फोन के कवर आगे भाई खिड़की पे, और ये देखो नई बाइक आ गई। थैंक यू ब्रदर, मर्सी। नई बाइक टीवीएस की कोई निकलवा के लाया भाई। बेशरम हो रहे हैं तो बिल्कुल ही, 12 बजा दिए, हिले नहीं, पैर और सो गए बैठे बैठे। ये नहीं चलेंगे ऐसे। अरे नोट मिला $1 का, नीचे गिरा हुआ। मौज होगी। अपना ही होगा, अपना ही गिरा होगा। आप कैसे बैठे हो? फुल ऐसी वैसी। अभी शिकंजी मंगा दूं? चाय शिकंजी आ रहा है। ये रोस्टेड आएगी नहीं। एक रोस्टेड चिकन, और क्या खाओगे यार? सैलेड भी। ग्रीक सैलेड या रशियन सैलेड? अरे भाई इनने कितना सामान लाद दिया, ऊपर पूरा भर दिया। देखो कई फ्लोर बना दिए, कई मंजिल तो सामान चला गया। अभी तो रह रहा है, ये तो दाब के ही मार देंगे। इतना सामान रख दिया तो छती पड़ जाएगी इसकी है। पहले ही सारे पिए हुए, अंदर सवारी इतनी, ऊपर सामान इतना, पिचकाएंगे, मारेंगे भाई। वो रहा मेरा बैग, ये रहा भैया का बैग, इधर पड़े हमारे कोने में। तोड़ दिया? ये तो क्लेम भी नहीं देंगे। इंश्योरेंस क्लेम। अभी से 1 घंटा पहले हमें कह रहे थे चलो चलो जल्दी जल्दी चलो, लेट होने लग रहा है, बॉर्डर बंद हो जाएगी, जल्दी बैठो। 1 घंटा हो गया, इन्हें फुर्सत ही। ये नई बाइक है भाई, टाइम पास तो करना ही था। ये वैन तो चल नहीं लग रही, तुम बाइक ही देखने लग गए। खड़े हो गए। टीवीएस की इसका रेट है कितने $1? 1,10,000। कमाल है यार, $1,200 की बाइक पड़ी है, यानी कि 1,00,000 कुछ हजार। नई बाइक लाए। बाकी भाई को बताइयो, बड़ी प्यारी बाइक है। खाली खड़े अमीन का रेट ही पूछने लग गए, तो इस टीवीएस के ऑटो का रेट बताया $28,000, जो कि अपने भारतीय बने 2,40,000 इस ऑटो का रेट, और बाइक का रेट 1,07,000।
लो यार, ये तो पैक ही करती इन्होंने बिल्कुल ही। और भाई अब अपनी नई बाइक लेके हो गए ऐसे फरार। दे दी रेस, मान गए उस्ताद। वैसे वाटरप्रूफ तो बना दिए बैग इन्होंने, पैकिंग वैकिंग सही कर दी। बच्चे दूर से आए हाथ मिलाते हुए इकट्ठे हो गए एकदम। ये देखो भाई, स्वाहिली, लिंगाला, फ्रेंच की किताबें, ये लेने की जरूरत है बाकी अभी फिलहाल तो मेरे को इसकी अपने को सख्त जरूरत है। तो आज वो नहीं होता जो मुंह क्या कैसे सब याद हो गया, ऐसे हो गया। थैंक यू, मर्सी। चलो घुस जाओ, चलो चलो। आपका पीना कोलाडा भी आ रहा है सर, आप इंतजार करो। ये चमत्कार कैसे हो गया? ये लोग बोल रहे हैं चलो बैठो। अरे वाह, टाइम बताना एक बार, टाइम दिखाना आपकी गाड़ी में। 12:30 हो गई, ऑलमोस्ट 12:27 हो गए। और देख लो 11 बजे से बैठे हैं, 11 से ही पहले। लो भाई, मर्सी। ओह थैंक यू, मर्सी बोकू। टू बाय व्हाट? You give me money to buy poison. Give me money to buy poison. I want to buy poison. You want to kill people? I want to kill myself. Yourself? Yes. Why for? Because everybody asks for money from me. And I don't have money to feed myself, so I will just eat poison. डेढ़ घंटा वेट करने के बाद अब ये कह रहे हैं कि चलो भाई, और पता नहीं किस किस से लड़ रहा है ड्राइवर। इन सब ने हेल्प की थी शायद इसकी ड्राइवर की, जो सामान वगैरह सेट कराने में। भाई ये भी तो चलते टाइम इतना कलेश हुआ, पूरी वैन घेर ली थी लोगों ने, बोले पैसे दो पैसे दो। और ये आदत है ही, लोग आपका दरवाजा बंद करने के पैसे मांगते हैं, बैग ऊपर रखवाने के पैसे मांगते हैं, आपके साथ खड़े होने के भी पैसे मांगते हैं। ड्राइवर के चिपट के सारे पैसे दे हमने तेरी पैकिंग में मदद करी, बैग रखवाने में करी। इतने लोग थे, वीडियो मैंने बनाई थी पर वो फ्रंट कैमरा से बन गई गलती से। लो भाई चल पड़े और पासपोर्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए। माय फ्रेंड मनोज, दिस इज मी, थैंक यू। पर लिए क्यों थे इन्होंने पासपोर्ट, जब वापिस ही देने थे तो इन्होंने सबके पासपोर्ट और आईडी कार्ड रख लिए थे ताकि कोई जाए ना, बैठे रहे सवारी जितनी बैठी है वैन में। ये देखो ये वैन, ओ भाई बाइक लगा रखी है बिल्कुल बीच में, नदी के बीचों बीच बाइक धो रहे हैं। भाई चलते चलते दारू भी पियेंगे, सारी चीज होगी, मजा आएगा बढ़िया। चालक ने पी लिया है दारू और अब हम जा रहे हैं सीधा बुकावू। बुकावू, ओके बुकावू। चलो वापस उसी पुल पे आगे, भीड़ लगी हुई है, यूं लगता है पुल टूटेगा। नीचे नदी सूखी पड़ी है जो, यार पूरा देश ही फोड़ रखा है इन्होंने। अरे यार मारेगा क्या, पूरा देश फोड़ रखा है। सड़कों के हाल देखो, सड़कों के साइड में देखो। सुना तो था मैंने कोंगो देश की सड़कें बहुत ही बेकार है, पर सही में रियलाइज भी कर लिया आगे खुद देख के बाद, कुछ ऐसी सड़क है भाई। भाई ऐसे ऐसे खड्डे आ रहे हैं। भाई साहब क्या रास्ते हैं यार इस देश के। बाकी अब हम जाने लग रहे हैं नॉर्थ की डायरेक्शन में, बुगारामा की तरफ। और बुगारामा जाके हम एंटर कर जाएंगे ऑफिशियली वापस रवांडा देश, जिधर हम थे बुरुंडी देश आने से भी पहले। तो अभी हम बुरुंडी से आए डीआरसी देश, अब डीआरसी से हम एंटर कर जाएंगे रवांडा देश। अच्छी बात है कि रवांडा देश में फ्री वीजा ऑन अराइवल है, और रवांडा भी एक कॉमनवेल्थ कंट्री है। हालांकि कभी भी ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर नहीं थी रवांडा, बेल्जियन कंट्रोल था, लेकिन स्पेशल मेंबर है कॉमनवेल्थ की। 2009 में इसने ज्वाइन करा था, तो अच्छी बात है, अपने लिए फ्री वीजा है इंडियंस के लिए। रवांडा पर एंटर कर जाएंगे, रवांडा में फिर अपन ड्राइव करेंगे काफी देर, और फिर अपन नॉर्थ की डायरेक्शन में ड्राइव करने के बाद दोबारा एंटर कर जाएंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो,
थ्रू द बॉर्डर ऑफ बुकावू। अब बुकावू जो जगह है वो ना डीआरसी में साउथ प्रोविंस है, उसकी कैपिटल सिटी है। बुकावू रुकेंगे हम और बाद में हम जाएंगे गोमा, और गोमा है जो नॉर्थ किवू प्रोविंस है, उसकी कैपिटल सिटी डीआरसी में। ये साउथ किवू और नॉर्थ किवू प्रोविंसेस है किवू रीजन में, डीआरसी में, नेक्स्ट टू द लेक किवू। और इसी के साथ साथ बहुत सी सेंसिटिव बातें ऐसी है जो मैं अभी नहीं कर सकता इन लोगों के साथ बैठा हुआ, क्योंकि दरअसल डीआरसी देश में ना बहुत इंटरनल कन्फ्लिक्ट चलने लग रहे हैं। वहां पे मतलब ना मिलिशियाज बने, आपने देखा कैसे यहाँ पे पुलिस घूमने लग रही है। तो कुछ एरियाज तो देश के हैं उनकी कोंगो की सरकार के कंट्रोल में, उनकी मिलिट्री कंट्रोल में, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे जिधर अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, रेबल ग्रुप्स है जो कि एरिया कब्जाना चाह रहे हैं। भाई यहाँ पे अभी सिपाहियों ने रोक लिया था, उन्हें कुछ पैसे दिए और आगे निकलने दिया उन्होंने। और ये जो किवू वाला रीजन है जिधर हम जाने लग रहे हैं, इधर भी कुछ ना कुछ ऐसा ही चलने लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, पर आपको स्क्रीन पे लिखा दिख जाएगा M23। अब इन्होंने ऐसा ही एक मूवमेंट चला रखा है जिसे ये कोंगो देश वाले बोलते हैं कि इनका पड़ोसी देश, जिस देश में वो भी जाने लग रहे हैं, बुगारामा रवांडा, इस देश का नाम याद रखना। कोंगो वाले बोल रहे हैं कि भी रवांडा देश इन्हें बैक करने लग रहा है। इस कारण दोनों देशों में काफी सिचुएशन खराब है, उस रीजन में भी जिधर हम जाने लग रहे हैं, तो काफी ख्याल रखना होगा हमें। मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स का तो हमें सामना करना ही पड़ रहा है, ये जो हैसल है। इसके अलावा सेफ्टी का भी हमें बहुत ध्यान रखना होगा, और ऊपर से इन रास्तों का तो क्या ही कहना यार, गाड़ी बंद ही हो जाती है कई बार तो इनके बीच में, फिर ये स्टार्ट करते हैं दोबारा, फिर किसी तरह चलते हैं। ये देख लो भाई, सड़कों में तो कोई सुधार नहीं होने लग रहा, लेकिन गांवों में लोग बैठे घरों की खिड़कियों से, दरवाजों से देखने लग रहे हैं। बीच बीच में जब भी किसी की नज़र पड़ती है मेरे पे तो वो हाथ हिला देते हैं, बदले में मैं भी हिला देता हूँ। ये आ गई उगाली, दिस इज उगाली। ये बनाते हैं मक्के के आटे की। ओ भाई गर्म है, इतनी उबलने लग रही है, पकड़ी जा रही है हाथ में। इट्स वेरी हॉट। वेरी हॉट। और सामने खड्डे देखना भाई, कैसे रास्ते हैं यार, इतने खतरनाक खड्डे वाले रास्ते हैं। भाई एक बोतल में कम पानी बचा हुआ है, इतना सा पानी बचा हुआ है, तो ये लड़का कह रहा है मेरे को ये पानी की बोतल दे दो जिसमें पानी कम है। अब मेरे को बोल रहा है मुजुको मुजुको, मेरे को बोल रहा है। आई अंडरस्टैंड मुजुको, मुजुको मतलब गोरा आदमी। चलो भाई, गर्मी में हाथ तप लिए मेरे, तो धूप पड़ रही है इतनी भयंकर। थोड़ी थोड़ी दूरी पे गाड़ी रुकती है कुछ ही सेकंडों के लिए, ये सारे भाग आ जाते, क्या जाते हैं, पता नहीं क्या चीज है। दिस इज मिल्क। ये दूध है और वो पनीर है। नाउ मजूंगू, ये पनीर है, पनीर है मोस्ट लाइकली, इसमें पनीर निकाल के दे रहे हैं। बैठने की तो जगह थी नहीं, इधर अभी दूध भी ला दिया।
ओहो गोड्डे टूट गए। भाई जो नज़ारे आने लग रहे हैं ना, मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब हर चीज दिखा नहीं पा रहा, क्योंकि एक तो भी क्या हुआ कि हम सड़क पे चलने लग रहे, सामने सिपाही खड़े यानी कि सोल्जर, और चालक ने गाड़ी रोकी भी नहीं, चलती गाड़ी में। पहले तो ये देखो, इनसे नजर हटे तब आपसे बात करूँ ना। मतलब सामने 2-3 सिपाही खड़े थे, चालक ने गाड़ी रोकी भी नहीं, गाड़ी भगाई स्पीड में और चलती गाड़ी में सीधा उसका हाथ मिला और हाथ में पैसे पकड़ा दिए। मतलब रोकी भी नहीं गाड़ी पैसे पकड़ाने के लिए, और उसने भी चलती गाड़ी में हाथ में से पैसे पकड़े, बोले जाओ 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 मजे करो। मतलब वही रिवाज वापस आ गया वेस्ट अफ्रीका वाला कि भी हर चेक पॉइंट पे घूस देनी है, वैन रुकवाएंगे, घूस पकड़ाओ, पैसे दो उन्हें, वही वाली चीज चलने लग रही है। इनफैक्ट सिपाही तो सिपाही चलो कोई नहीं, अभी सड़क रोक रखी थी 4-5 रास्ताफरी लोगों ने, वही बड़े से बाल और रास्ताफरी स्टाइल रख रखा, सड़क पे आगे डोरा सा लेके खड़े, सड़क रोक रखी, बोले रुको रुको रुको, और साथ में बोब मारले की फोटो भी टांग रखी, बोले कि भी पैसे दो। चालक बोला नहीं है यार नहीं है, पर उन्होंने हमें जाने दिया, बोले ठीक है जाओ कोई नहीं। मेरे ट्रैवल्स में अफ्रीका के अंदर भी अफ्रीका के बाहर भी इतनी टूटी फूटी सड़कें, इतनी बेकार हालत मैंने पहले तो कभी देखी नहीं। बस सिर्फ एक बार गिनी बिसाऊ देश में हुआ था अपना ऐसा एक्सपीरियंस सिमिलर सा, तब भी मैं वैन में बैठा था, कुछ ऐसी सीट पे बैठा था और सेम गाड़ी थी वहाँ भी, कुछ सिमिलर सा एक्सपीरियंस अभी यहाँ भी होने लग रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे हम एक ही जगह 2 जने हैं और रात की जगह दिन का टाइम है। गिनी बिसाऊ में तो मैं रात को फंस गया था ऐसे 12 बजे 1 बजे अकेला। हर थोड़ी देर में जैसे ही गड्ढा आता है ना, इस गाड़ी का ये टायर भिड़ता है नीचे, और मेरे को फील होता है मेरे बम तक कि भी जैसे मान लो टायर भिड़ रहा है, क्योंकि यहीं पे है इसके शॉकर वगैरह। पता नहीं एक सफर में ही शॉकर टूट लेते होंगे, कितनी बार चेंज कराते होंगे गाड़ी वाले ऐसे गड्ढों में। मैंने भी गाड़ी के चालक से पूछा कि यहाँ से कितनी देर और लगेगी, उसने सड़क की तरफ देखा और मेरी तरफ देख के बोला मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। ओ भाई साहब, दोस्तों जितना ज़्यादा हम बॉर्डर से दूर जा रहे हैं और देश के अंदर घुसते जा रहे हैं, मतलब माहौल उतना इंटीमिडेटिंग होता जा रहा है। मतलब सड़क पे हर कोनों पे सिपाही खड़े, पुलिस खड़े, इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें लेके AK-47, और मतलब चारों तरफ से ऐसे घूरने लग रहे हैं हर कुछ ही मीटर पे। पता नहीं क्या डर है सरकार को, लोगों को, मिलिशियाज को। मतलब ग्रुप्स बने हुए हैं, अलग अलग गुट है जिनके बीच में लड़ाई चल रही है, लाखों लोग इसमें डिस्प्लेस हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। तो कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई कानून वानून, कोई किसी को गोली मार दे, क्या सुनवाई होने लग रही है उस चीज की? कौन पूछ रहा है? कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतने लाखों के लोग में इधर उधर लापता हो रहे हैं और मर रहे हैं इस कन्फ्लिक्ट में। तो कुछ नहीं पता यार, सिचुएशन ना यहाँ पे बहुत ही अजीब सी लग रही है। लोग एग्रेसिव होते जा रहे हैं। मतलब हालांकि मैं गाड़ी में अपने आप की वीडियो बना रहा हूँ फिलहाल, बाहर से लोग चिल्लाएंगे ओए नीचे रख, इसे नीचे रख, सब चिल्लाने लग रहे हैं आसपास। मतलब जिंदगी से परेशान इस तरह के यूं लग रहे हैं। आगे देखो रास्ता ही बंद है, सड़क ही बंद पड़ी है। तो देखो सड़क पे पेड़ रख रखा है, अरे पलटेंगे भाई, बच गए। सड़क ही बंद कर रखी है, साइड से जाओ। अभी दोस्तों 5 सेकंड पहले लिटरली इधर झाड़ियों में सिपाही छुपे हुए थे बंदूक लेके, और जैसे उन्होंने देखा कि भी हाथ में इसके फोन है, एकदम से खड़े होके इधर आए, हमारी तरफ चले। वो तो हमारी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ेगी तो उन्होंने बॉदर नहीं करा, भागे नहीं है पीछे, शोर नहीं मचाया, चुपचाप। मतलब कुछ नहीं पता झाड़ियों में कहीं भी कुछ भी कोई भी छुपा हुआ है। दोपहर के ऑलमोस्ट 3 बज गए और हमें चले 2.5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ अभी तक हम 54 किलोमीटर आए हैं सिर्फ, और अभी भी 70-80 किलोमीटर का सफर और बाकी है। मुझे तो डर लग रहा है पता नहीं कब पहुंचेंगे। भाई गाड़ी के चारों तरफ से बाहर जो लोग हैं वो देख रहे हैं और चिल्ला रहे, चीखे मार रहे, मसूंगो मसूंगो। अभी क्या कर रखा था रास्ते में, मतलब लकड़ी के ऊपर कीले लगा रखी थी, वो इतना बड़ा लकड़ी का फट्टा, उस पर पूरे कीले लगा रखी, इतनी बड़ी बड़ी कीले सड़क पे बिछा रखा वो कील वाला फट्टा, ताकि गाड़ी ऐसे इधर से टप ना जाए बिना पैसे दिए। तो गाड़ी रोकी, फिर उन्हें कुछ पैसे दिए, फिर उन्होंने जाने दिया। मतलब वो सिपाही भी नहीं थे, पुलिस भी नहीं थे, आम लोग सड़क पे कीले लगा रखी उन्होंने।
मतलब कोई भी ट्रांसपोर्ट रुकवा लिया, कुछ भी व्हीकल रुकवा लिया और उनसे पैसे लो। अभी तक वैसे चालक सही है, ये बात करे जा रहे हैं हर जगह, पर 3 तो बज चुके हैं। कुछ लोग कह रहे थे 3 बजे बॉर्डर बंद हो जाएगी, कोई कह रहा था 1 बजे बॉर्डर बंद हो जाएगी, कुछ ये भी बोल रहे थे कि 5 बजे बंद होएगी। अब अगर 5 बजे बंद होएगी तो फिर भी थोड़ी सी उम्मीद है हमें पहुंचने की, क्योंकि जो लास्ट टाउन है कमानियोला, इधर का लास्ट टाउन है रवांडा की बॉर्डर से पहले डीआरसी का, फिर हम रवांडा में एंटर होंगे, फिर उसके बाद दोबारा में डीआरसी में एंटर होना है। तो अभी जो कमानियोला टाउन है, लास्ट टाउन यहाँ से, वो मेरे ख्याल से 10-15 किलोमीटर ही दूर है, लेकिन 10-15 किलोमीटर यानी कि 1 घंटा लग सकता है पहुंचने में आसानी से। बाकी यार इतनी गरीबी है, मतलब देखने को दिख रहा है, रोडों का ऐसा हाल हो रखा है, सरकार यूं नहीं कि भी थोड़ी तो ठीक करवा दे रोड। जबकि ये जो रीजन है काफी रिच रीजन है, इधर मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, आप देख रहे हो पहाड़ है, रिसोर्सेज है, पानी नदियां बह रही है, कितना हरा भरा, कितनी हरियाली है, पर फिर भी इतनी गरीबी। मतलब वही यार, करप्शन की हदें पार हो रखी है। सड़क किनारे अभी बच्चे गाड़ी के पीछे लगे और चिल्लाने लगे चुप्पा 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 चुप्पा। मैं बोला चुप्पा क्या है, उन्होंने बताया चुप्पा पानी है। भाई बिना ही मतलब चीख रहा है, कोई भी इंसान बिना ही मतलब, गाड़ी टपती है हमें देखते और चीखने लग जाता है बेफालतू में। मतलब मेरा फोन जेब में भी हो तो भी चीखने लग रहे हैं बेफालतू में। पता नहीं भाई क्या होने लग रहा है इधर। शुरू में जो बॉर्डर पे हमें बाइक वाले मिले थे, वो बॉर्डर से बाइक पे ले चलेंगे कमानियोला शहर तक। क्या हाल होता है इधर बाइक पे, आप अंदाज़ा लगा ही लो। प्लस बैग्स, और रास्ते तो कोई नहीं, रास्ते में सिपाही पुलिस वाले, लोकल क्रिमिनल माफिया, वो कितना दुखी करता है हमें बाइक पे अलग से जब हम दिखते तो। लो भाई होगी बंद, फंस गई। अभी हमारे पैरेलल है रुसीजी नदी, बिल्कुल इधर है रुसीजी रिवर, और राइट में वो है बुरुंदी। अभी पेड़ हट गए, पर ये सारे बुरुंदी के पहाड़ है रोड के इस तरफ जो है, और ये रोड के लेफ्ट साइड वाले पहाड़ है डीआरसी के, ठीक है। और सामने जो पहाड़ है वो है रवांडा देश के पहाड़। तो अभी हम तीनों देशों के बिल्कुल मीटिंग पॉइंट पे आने वाले हैं। तीनों देशों की बॉर्डर से यहाँ से नजदीक है। सामने है रवांडा, उधर है डीआरसी, उधर है बुरुंदी। भाई कोई भी ऐसा शहर आता है ना, खौफनाक मंजर हो जाता है। एक तो कहीं भी सिपाही खड़े मिल जाते हैं बंदूक लिए ना, और ऊपर से लोग कस्सी लिए और पता नहीं दराती लिए ऐसे खड़े सड़क किनारे, ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे अभी खाएंगे या अभी वहीं से मारेंगे। ये इनका शहर है कमानियोला करके, और शायद ये बॉर्डर से पहला टाउन है, लास्ट टाउन है ये बॉर्डर का, कमानियोला। How far is Rwanda border now from here? 20 minutes. But is it open? Yeah. No. What? I don't know. Why are you saying I don't know? You made us sit in the car and you said it's open. You took 30,000.
Congo franc from us and you said the border is open. Come. Why are you saying I don't know? You speaking to machine. भाई शाम के बज गए 4 और हम एंटर कर गए ऑलमोस्ट इस शहर में कमानियोला में, जो कि आखिरी शहर है इधर डीआरसी का। ठीक है, अभी इसके आगे स्टार्ट हो जाएगा रवांडा। अब मैंने इससे गाड़ी के चालक से पूछा भाई यहाँ से रवांडा की बॉर्डर कितनी दूर है? बोला बहुत नजदीक है, बस 20 मिनट मुश्किल से। मैं बोला बॉर्डर खुली होगी? बोला पता नहीं। और क्योंकि हम कमानियोला पहुंच गए तो मेरे पास इंटरनेट भी आ गया, शहर आ गया। मैंने इंटरनेट से मैसेज करा मेरे गाइड को जो कि बुकावू डीआरसी में नेशनल पार्क में जो हमें घुमाने वाला है। बोला कहाँ रहेगी, कौन सी एजेंसी के साथ आ रहे हो, कौन सी बस कंपनी के साथ आ रहे हो? मैंने उसे मैसेज करा भाई हम तो लोकल वैन में आ रहे हैं एक, और ऐसे उवारी से हमने वैन पकड़ी थी और अभी कमानियोला है। और उसका मेरे पास मैसेज आया गाइड का भी तुरंत, बोला तुम वहाँ क्या कर रहे हो, बॉर्डर तो बंद हो चुकी 3 बजे। और जबकि हम इस गाड़ी में बैठ रहे थे, वैन में बैठ रहे थे, हमने इससे 10 बार पूछा था कि भी हमें टाइम पे उतार देगा ना। बोला हाँ अभी तुम्हें बॉर्डर बंद होने से पहले छोड़ देंगे, बैठो जल्दी। बल्कि वैन जब चल पड़ी उसके बाद ही मैंने इससे 5 से 7 बार पूछा बुकावू उतारेगा ना। बोला हाँ चिंता ना करी, इसी गाड़ी में बैठे रहना तुझे, अब तू सीधा बुकावू उतरेगा। क्या मतलब गलत वो कर रहे हैं हमारे साथ। और अब हम यहाँ फंस के खड़े हो गए इस ऐसे देश में, ऐसे खतरनाक इलाके में। यहाँ पे अब क्या करें ना, हम यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके रवांडा रास्ते, रवांडा एटलीस्ट सेफ तो है, महफूज तो है, ये तो पता नहीं कैसा इलाका है। भाई बड़े गधे हैं, किधर लाके रोक दी? बुकावू ब्रो, इज इट अ जोक और व्हाट? बुकावू, यू सेड बुकावू, बट यू सेड वी आर गोइंग टू बुकावू। भाई गेट ही नहीं खुल रहा था, अगर पलटती है अपनी फिर कैसे खुलता है? फंस जाते तो खुली है मित्र। लो भाई इनने तो गाड़ी रोक दी डीआरसी देश में ही कमानियोला में, और आगे नहीं जाने लग रहे। ये देख लो भाई हाल, बच्चे भीड़ लगा के खड़े हो गए। चोरी होगी तो चोरी, हेर चोरी। इट्स सेफ हेयर, सेफ। भाई ये कह रहे हैं सामान यहीं पे छोड़ दो, कल सुबह 5:30 बजे आ जाना और वैन में चढ़ जाना, अभी जाके सो जाओ। चलो भाई वैन से उतर के होटल की तलाश में निकल पड़े हैं। बाहर कोई होटल दिखता है तो यहाँ पे 2 होटल है सड़क पे, एक होटल ये रहा, होटल कमानियोला। ये तो सही लग रहा है भाई इस जगह के हिसाब से। खड़े होके क्या देख रहे हो? बाहर खड़े होके बच्चे देखने लग रहे हैं। ये है भाई इधर कमरा जो मिला है, बाहर से तो सही लग रहा था। अच्छा है, लॉक है, खुलता ही नहीं बाथरूम। ये कमरा है भाई, कुछ ऐसी हालात है। $10 बताया, खुल गया तो बाथरूम है। अच्छा ये कमरा, ओके ये कमरा है, ये कमरा है लेफ्ट में। ओबे गैलरी है, कमरा है ये, तो ही खत्म हो गया बिड़ू। हाँ, और ऐसी हालत लग रही है कमरे की। भाई ये बोले कि ना 2 लड़कों को कमरा नहीं देंगे, कमरा 2 अलग अलग कमरे लेने पड़ेंगे। पर पहली बात तो मैं यही हैरान हूँ कि इधर कोई होटल है ऐसे शहर में भी। भाई इसके सामने एक और होटल था, होटल कमानियोला, इसमें हमने ट्राई करा, पर बोले गेट से ही बोल दिया कि ये तो फुल है। और गेट पे खड़े थे कम से कम सिपाही 30-40, उनकी ट्रेनिंग 30-40 तो नहीं 15 सिपाही खड़े थे, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। भाई कह रहे हैं कि 2 ही आखिरी कमरे बचे, ये भी लेने हैं तो ले लो, नहीं हमारे ये भी चढ़ जाएंगे। मजबूरी में अभी इधर ही रुकेंगे, रात बिताएंगे, जैसे भी कमरे। बाथरूम की कुंडी नहीं है, कील है, कील ऊपर करोगे तो गेट खुल जाएगा, नीचे करोगे तो बंद हो जाएगा। कच्चे टंग रहे पता नहीं किसके, किसी और का है क्या? ये सब बराबर वाले ही होंगे। टूट भी रहा है इसका, तो कांच भी टूट रहा है। कोई बाहर से पत्थर मारेगा सीधा आगे लगेगा। लग्जरी रीडिफाइंड। हम मौज लेते हैं ना, देख लो भाई, दुनिया को बड़ा मजा आता है, मौज ले रहे होते हैं। ये मौज है, लाइट ही बहुत डिप्रेसिंग है, तो पंखा भी नहीं है, मच्छरदानी जरूरी है, स्विच बोर्ड भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो बोले ये 2 कमरे लेने तो लो, वरना और कुछ भी नहीं है। यार मेरे समझ नहीं आ रहा, इधर रुक कौन रहा है इन शहरों में आके? वो होटल भी फुल, कह रहे ये भी फुल, और कोई होटल ही नहीं है। ये दूसरा तो लग्जरी रूम है यार सही में, उसके बाद तो यूं लग रहा है लग्जरी में आगे। ये क्या रख रखा है? अगायो जिपिया, पता नहीं क्या है। बाइबल, ओके। ओह, ओनली जीसस कैन सेव मी नाउ आई कैन स्लीप पीसफुली। बाथरूम देख लेते हैं इनका, बाथटब वगैरह कैसा है। ये रहा भाई बाथटब,
बढ़िया जकूजी वगैरह लगा हुआ है, हॉट वाटर शावर एंजॉय कर सकते हो। फिटिंग्स भी सारी जैगवार की लगी हुई है। चलो, इसका वॉश बेसिन तो देखा ही नहीं हमने, क्या शानदार वॉश बेसिन है यार। यार लग्जरी तो ऐसी हो, लोग भी गरीबी में घूमते रहते हैं यार, क्या हमारी तरह करो ये लग्जरी ट्रैवल। देखो चलो बिके तो ऊपर किसी ना किसी के कच्चे बिटते हैं जब तारों पे, ये असली लग्जरी। दोस्तों अब कोई इलाज नहीं है, यहीं पे लग्जरी में जिएंगे। लॉक खोल लेता हूँ। बाय ब्रदर, सी यू इन द मॉर्निंग एट 5, बट थैंक यू। भाई अभी नजर जाने लगी है, नई नई चीजें निकल के आ रही है यहाँ पे। एक देखना छत पे कितना बड़ा छेद सा है, पता नहीं क्या घुसा होगा यहाँ पे। ये इनका CFL बल्ब है। तो भाई अपने 13 नंबर के पैरों में मैंने इनकी 5 नंबर की चप्पल पैर ली है। छपरी बन गया हूँ पूरा। निकलते हैं बाहर, कुछ तलाशते हैं। साबुन ले लेंगे, कुछ भी नहीं था इनके बाथरूम में तो, और कोई अंडरवेयर मिली तो वो भी ले लेंगे। जो भी सामान मिलता है ले लेंगे एक बारी। मोबाइल में रिचार्ज भी करा लेंगे, हमने 2 GB नेट लिया था, क्या पता रात ना टपे तो इंटरनेट। तो 15 मिनट लग गई भाई एक मोबाइल रिचार्ज कराने में। ये लोग कागज पे पेन से लिख के ही नहीं दे सकते थे क्या? बस लिखना है कि इतने का रिचार्ज, इतने का, इतने का, इतने का। भाई ना ठीक से फ्रेंच बोल रहे ना स्वाहिली बोल रहे, ट्रांसलेटर भी यूज कर लिया, फिर फोन पे बात कराई किसी ना किसी से, फिर फाइनली जाके रिचार्ज हुआ 4 GB 8000 कोंगोलीज फ्रैंक का। चलो कपड़े लेते हैं, एक आधी टी-शर्ट कच्छा मिल जाए तो। गिव मी चुप्पी, स्वाहिली में मैंने ट्रांसलेट करके देखा चुप्पी बोलते हैं कच्छे को, पर ये तो सारे यूज्ड है यार। ये किसी और के यूज्ड कपड़े कच्चे थोड़ी पहनेंगे, अफ्रीका में मोस्टली कपड़े यूज्ड ही होते हैं वैसे। चुप्पी, अंदर आऊं। न्यू, दिस इज नॉट न्यू। न्यू है, न्यू है, न्यू है भाई। ये तो कच्चे किसी और के पहनने भी दे रहे हैं। दिस इज ऑल्सो यूज्ड बट इट स्टिंक्स सो बैड। बदबू आ रही है भाई इसमें इतनी गंदी। भाई बदबू आ रही थी, पुराने कच्चे ऐसे गंदे। मैं बोला नया चाहिए, बोला इधर नहीं मिलेगा। और यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करें क्योंकि बॉर्डर से पहले ये पहला लास्ट गांव है मतलब यहाँ का, और अगर उधर से आएंगे तो पहला गांव पड़ेगा। और ये देख लो हमें मिले हैं भाई अब $1 के 2800 फ्रैंक, मतलब के भारतीय अगर रुपए में बात करूँ तो 32 फ्रैंक मिलेंगे एक रुपए के। यहाँ पे हमने डॉलर चेंज करा लिए, $20 के बदले हमें मिले 56,000 लोकल करेंसी में। इन्हें मदद करी थी चेंज कराने में। ये पता कौन है? हाँ, ओ यू वर इन द वैन। ये तो वैन में बैठे थे। इनको तो पिलाओ एक बियर। गो ड्रिंक अ बियर। आई डोंट ड्रिंक, सो ड्रिंक वन फॉर मी एज वेल। ये भाई जो वैन में साथ है मेरे को ले गए साथ में कहीं दिलाने कच्चा। ये तो सैलून है। इफ दे हैव न्यू या पैक्ड लाइक दिस बट न्यू पैक्ड, दिस इज नॉट न्यू। भाई ये कह रहे कि ये तो नए हैं कच्चे। मैं बोला ये तो नहीं पहने जाएंगे, पुराने हैं ये, मत दो मेरे को किसी के यूज्ड। मैं बोला टी शर्ट बताओ, बोले टी शर्ट ये ले लो। अब इसमें से कौन सी लूँ, ये कंफ्यूज्ड हूँ। ये टी शर्ट दे रहा है भाई, पहले 8000 बोला, फिर बोला 5000 में ले लो। 5000 यानी कि $2 से भी कम हुए, 150 रुपए की टी शर्ट तो ले लेते हैं। चलो मिट्टी में भरी हुई अभी बाड़ी, ये कल किसी को दे देंगे वहां जाके। ओके आई विल बाय इट। नोटो की हालत देख लो भाई। मर्सी बोकू सैंक 1 2 3 4 5 No, 4.5. 4.5. No, I was kidding. This you keep. 500 extra you keep. No, you keep. Merci beaucoup. ये देखो भाई ऐसी दुकानें होती हैं यहाँ पे लकड़ी की। आंटी हंस रही है हमें देख के। भाई ऐसे लग रहा है पुराने जमाने में आ गया इस शहर में आगे। तो ये देखो इंटरनेट सर्विस, इधर का एक कैफे है, ठीक है, साथ में है ये एक सलून यानी कि नाई की दुकान। कुछ ऐसी नाई की दुकान है और कुछ ऐसा हीरो है इस शहर का। हर दूसरी तीसरी दुकान पे मतलब बियर और दारू तो मिल ही रही है। कुछ भी मिल रहा है, राशन है तो भी बियर दारू मिलेगी। बियर वी नीड बियर, लॉट्स ऑफ बियर। टुनाइट वी विल ड्रिंक दारू एंड डाई। भाई बंदे तो ये यार क्या इंसान है। आगे मेरे लिए अलग से पॉलिथीन लेके आया लड़का ताकि मैं टी शर्ट डाल लूं इस पॉलिथीन में। एक बियर क्या पिला दी भाई को, पिलाई भी नहीं अभी तो, सिर्फ पिलाएंगे। पर कितने मस्त बंदे हैं हंसमुख से। थैंक यू मर्सी बोकू, थैंक यू ब्रदर। साबुन आई वांट साबुन। नो साबुन? यस गिव मी 1 साबुन। नो 1 स्मॉल।
जी मल्टी यूजेज। अरे ये बर्तन वाली तो इन दे दी, कई मल्टी यूजेज बर्तन कपड़ों की हो। वही है, कब बर्तन और कपड़ों की लिख रखी है। नो फॉर बॉडी, फॉर मी नहाना है। दिस इज सो आई कैन लुक लाइक यू, गिव मी सोप दैट विल मेक मी लुक लाइक यू। या ओके, हाउ मच फॉर दिस? नो ब्यूटी, व्हाई? 1000 francs? 2000 francs? 3000 francs? No, I will. If I become poor, I will become ugly. How can I look beautiful, pretty with soap? 3000 francs for soap? No, it's expensive. A lot of money, yeah. I'm poor. If I spend 3000 on soap, I will become poor and ugly. I want milk, water, and soap. 3 things: milk, water, and milk. या खाना तो यहाँ पे वही है, मांस बेच रहे हैं, पर मैं सोच रहा था 1 लीटर दूध पी लूँ और सो जाऊंगा अपना। पर दूध वही है, ये ना बोतल में देंगे अपना, पता नहीं कैसा बीमारियां हो उसमें, टेट्रा पैक पता नहीं मिले ना मिले। भाई मेरे साथ ये लोकल लड़के ना होते तो पता नहीं क्या ही हाल होता। सब लोग लड़ने लग रहे सड़क पे, सब लोग वीडियो क्यों बना रहे। अरे मैं मेरी वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हारी थोड़ी बना रहा हूँ। अपना काम करो। मेरे मुंह पे भी कैमरा था ना, तब भी साइड में से चिल्ला रही है क्यों बना रहे अपनी खुद की वीडियो। अरे अपना काम करो यार। और भाई दूध वगैरह तो मिला नहीं, सिर्फ मिल्क पाउडर था इस दुकान पे। हालांकि मेरा जो बड़ा बैग है वो वैन के ऊपर पैक होकर रखे, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह, खाने पीने की सारी चीजें, हेल्दी चीजें। तो इसलिए मैं सिर्फ एक बार पीने का पानी लाया हूँ और साबुन भी ले लिया अपन ने, जाके मैं नहा लेता हूँ। वो जो दोस्त है अपने लोकल वो वहाँ बैठे और मनोज भैया बीए पीने लग रहे हैं। सच में जितने बुरे मैंने हाल देखे ना यहाँ और कहीं नहीं देखे। देखो बच्चे ना बकरे के सर के साथ तो ऐसे खड़े हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। और कच्चा देखो ये मांस खाया जा रहा है, क्योंकि वो तो पकाएगा इसको, तो जो ये सीख सी हैं, और ये बेचारा पेट भरने के लिए कच्चा खाया जा रहा, वो भी बकरे का कच्चा मांस। ये देख लो भाई, इसके साथ खड़ा था ये बच्चा और कच्चा मांस खा रहे थे यार ये। और कच्चा मांस भी पता है कौन सा, जो इसके अलावा झिल्ली सी नहीं बच जाती इसे साफ करने में, जो भी टिक्के विक्के हैं ये, वो खा रहे थे ये। गरीबी का आलम देख लो यार, नर्क है ये, नर्क। गलत। बियर, दिस बियर, चिल्ड्रन। घुसा मार, नो नेवर बियर, नो बियर, ओके। मतलब बच्चों को बियर पिला रहा, बच्ची ने पी भी ली। चिल्ड्रन नो बियर, वाटर। पता नहीं है भी कुछ मांग लेगी बहन बेचारी, पानी पिला बच्चे को। नो बियर चिल्ड्रन, नो बियर। बच्ची को बियर पिला दी यार, बच्ची को क्या पता यार क्या है, मतलब कैसे लोग हैं यार। इससे बुरा नहीं हो सकता कि कोई कच्चा मांस खा रहा है, बच्चे को बियर पिला रहे हैं। इतना खाना है ना, इतनी मक्खियाँ हैं, बुरा हाल है। भाई नहा के आ गया और ऐसे लग रहा है मानो मेरा पुनर्जन्म हो गया हो। और नहा के इधर पड़ोस में आया हूँ, बाहर निकलते मेरे कोई चिपट गया, फ्रेंच भाषा में दारू पिया हुआ था। अब एनीवे मैं सड़क पे से गुजर रहा था तो इन्होंने मेरे को आवाज मारी, किधर जा रहे, इधर आ। तो यहाँ पे बैठे सारी, इनने तो महफिल जमा रखी है। मनोज भैया ने सारी इकट्ठे कर लिए और वैन की जितनी भी सवारी थी इंक्लूडिंग आवर ड्राइवर, वो यहीं बैठे। ड्राइवर भाग गया, अभी पता नहीं कहाँ गया। ये भाई बेचारा फोटो खींचना चाह रहा है। सेल्फी विद मी, वेट। ओह ये तो दिखते नहीं, लेकिन 2 black boys। ओ बाप रे भाई, जिंदगी में पहली बार मैं कम काला लग रहा हूँ, गोरा तो अभी भी नहीं लग रहा। शानदार, देखना। ना क्या है ना, इसलिए क्या करूँ, बचपन से इतना गोरा हूँ। सब लोग स्कूल में भी कंफ्यूज कर लेते थे अंग्रेज है। भाई इस भाई ने फोटो खींची अपनी सेल्फी, देखना। जब से मैं बैठा हूँ ना, हाँ। मैंने एक भी बियर नहीं पी, हमने 5-7 बियर पिला दी। इधर वाले भी कह रहे हैं कि तुम पिला दो। तो बेटे पहले हम पी लें, तो पता है बियर का। ओ बियर आ गई, बियर आ गई। लो भैया, सारे आगे फ्री की बियर वाले। रुक जा बेटा, अभी हम भी फ्रेंच बोलेंगे।
वैसे इंडियन पी के इंग्लिश बोलते हैं, तुम फ्रेंच बोलेंगे पी के। फ्रेंच बोल यार, जहाँ होते हैं इंडियन वैसे ही हो जाए। तुम्हें पता नहीं हम कौन है, सिर्फ रंग का ही फर्क है हमारा इनका। आई लव यू, आई लव मी। बोला आई लव मी। मनोज भैया बोला आई लव यू, बोला आई लव मी। एनीथिंग विदाउट अल्कोहल, आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल। What is this? Can I see that? White? No alcohol, no cold drink. Only milk. Apple, Bavaria flavored malt drink. भाई मैं बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहा था, तो मजबूरी में ये गंदी लाना पड़ा। मतलब ये हैवी फ्लेवर्ड मॉल्ट। कुछ काम की चीज और मिली ही नहीं। वे भी वैसे घटी है, पर टाइम पास हो जाएगा सबके साथ बैठे। बाकी भाई बढ़िया लोग हैं सारे वैन वाले। उस टाइम मैं भी बहुत गुस्से में परेशान हो गया था कि भी इन्होंने धोखा कर दिया, पर ये सब लोग भी यहाँ पे रुकने वाले थे, रात गुजारने वाले। और कल सुबह सुबह हम सारे निकलेंगे आगे बुकाऊ के लिए। ये दोनों भाई बोले भाई हमारी बियर खत्म होगी। मैं बोला अच्छा ठीक है। थोड़ी देर में दोबारा बोले भाई बियर खत्म होगी। मगर तुम भी और पी के मानोगे। फिर मैं बोला पी लो, चलो एक और मंगा देते तुम्हारी। बढ़ दिए दोनों के गिलास। होटल वाले यार पी ले आज मौज कर पूरी। चीयर्स 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 एवरीबॉडी, चीयर्स चीयर्स इन कॉन्गो एवरीबॉडी, चीयर्स लेट्स गो चीयर्स। टूटी टूटी की क्या या नहीं टूटी? वो साथ वाली सीट में बोला मेरे को पिलाओ, मेरे को पिलाओ। हम बोले ले पी ले, पर ये गिर गई बोतल। ये लड़का ना बहुत दुखी कर रहा था मनोज भैया को। तो इधर जो लड़की बैठी थी उस लड़की ने इसे धमकाया। फिर आपस में लोग बाग इकट्ठे होकर इसे धमकाने लग गए। फिर ये शांत होकर चला गया। अभी दोबारा आ गया फॉर्म में। तो ये जो हमारे दोस्त थे ना, अभी हमारे दोस्त भी इसे धमकाने लग गए। दारू पी के सब बकवास तो होती है ना, ये भी दारू पी के अब गुस्सा होने लग रहे उस पर कि भी तू इन्हें तंग क्यों कर रहा है। तो बढ़िया यही है कि जल्दी सारे उठते हैं यहाँ से, क्योंकि दारू पी के कोई भी वाइज डिसीजन से लेता नहीं इंसान। अभी भी नहीं मान रहा। इसको हम कोने में लेके पीटते हैं। ये हमारे काम को आएगा। अपन गलत देश में पीट तो देते हैं। इसको दिल्ली ले चलते प्यार प्यार से। भाई ये हमारा ड्राइवर भी आ गया। बढ़िया बंदा है ये भी। सारे बैठे आराम से चिल कर रहे हैं, सारे वैन वाले। पूरी वैन दिन में जो साथ थे सभी लोग इधर बैठे साथ में बात कर रहे हैं, बियर पी रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। अब रात कैसे निकाल ले यहाँ पे कुछ करने के लिए तो है नहीं। बाकी भाई मुझे लग रहा था पहले कि ना हमसे पैसे ज़्यादा लिए इन्होंने, लेकिन ये भाई सिर्फ ड्राइवर है। इसने टिकट नहीं काटी थी, हमारी टिकट किसी और ने काटी थी। ये बंदा तो चलो अपनी तरफ से कर ही रहा है एफर्ट। और इन्हें ऐसा लग रहा था कि हम मजाक कर रहे हैं कि हम बुकाऊ जा रहे हैं आज ही। इन्हें लगा कॉमन सेंस है तो बॉर्डर बंद होगी, इसलिए सब लोग बाद में हंस रहे थे कि भी बुकाऊ थोड़ी जा पाएंगे अब। और ये सभी लोग रात यहाँ बिताने वाले थे। भाई रात के 8 बज गए और सड़क पे दारू पी के लोग इकट्ठे हो गए। ये काम होता ही है अफ्रीका में, रात को ना दारू पी के लोग घूमने लग जाते हैं ऐसा हो गए। तो बढ़िया ये है कि अब चलते वापस अपने होटल और जाके कुछ खाने का मिलता है वहाँ तो ठीक है, नहीं सोचेंगे। यस यू आर गुड ऑल्सो बट डोंट ड्रिंक, ओके? इफ यू ड्रिंक डोंट कम क्लोज टू मी। You fantastic. Yes, because I don't drink and I don't like people who drink and come to me. Okay? Fantastic. Good night, brother. Take care. Take care. Yeah, selfie me. Selfie with you. Selfie. Okay. Selfie. Drunk selfie. Okay. Yeah. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay. Good morning. Good morning. How are you? I'm great. Thank you. भाई रात का खाना लेना था और खाना लेना मुश्किल हो रखा है। दूध नहीं है, डब्बे रख रखे हैं सिर्फ मिल्क पाउडर के। अब क्या करे, बटर नहीं है, ये वेजिटेबल ऑयल वाला गंदा है। मतलब कुछ भी हेल्दी चीज़ नहीं मिलने लग रही है, सब अड़ंगा है। भाई दारू सारी तरह की यहाँ पे, दारू कोई सी मर्जी ले लो रात के 12 बजे भी चाहे पीने का। बाकी ये फैंटा अड़ंगा और वही चीनी वाला सारा अड़ंगा है। जूस वूस फ्रेश कुछ नहीं है, सब वही चीनी वाला। अब मजबूरी में ये पता नहीं ब्रेड और मिठा जूस सा लेके आए। मैं तो खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं, बस सेब खा के अपना सो जाएंगे। तो दोस्तों खाना वगैरह खा लिया और वक्त हो गया रात के 9:15। मैं बस सोने जाने लग रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में बात आई तो मैंने सोचा आप लोगों से भी एक बार दोबारा शेयर कर लूं। आज हम बुरुंदी की लार्जेस्ट सिटी से चले थे और मैं उठा था सुबह 7 बजे और एग्जैक्टली 8 बजे बुजुम्बुरा से, लार्जेस्ट सिटी ऑफ बुरुंदी में, अपने होटल से हम निकल लिए थे बॉर्डर के लिए। और जो बॉर्डर बहुत ही नजदीक थी, आधे घंटे के अंदर हम उस बॉर्डर पे पहुंच गए थे। 8 बजे हम निकले थे, 8:30 पौने 9 हम पहली बॉर्डर पे पहुंच गए थे, डीआरसी में, उवीरा से पहले। आप मैक्सिमम 9 बजे मान लो कि भाई हम 9 बजे पहुंचे थे, ठीक है। बॉर्डर पे टाइम वाइम लगा, वो सब चीजें अलग है। लेकिन हम यहाँ पे शाम को कब पहुंचे? 4 बजे के भी बाद, 4:30 बजे के राउंड। तो आप लोग ये देखो, सुबह से चले 8 बजे और हम पहुंच रहे हैं यहाँ पे 4 साढ़े 4 बजे।
आप लोग इमेजिन करो हम कितने किलोमीटर आए होंगे। मैंने मैप पे अभी देखा शाम को, हमने पूरे दिन में सिर्फ 94 किलोमीटर का सफर तय करा है। पर एनीवे, इस दिन को एक अच्छे नोट के साथ खत्म करते हैं। काफी चैलेंजिंग था पर मजा आया, और कल सुबह जल्दी उठ के 5 बजे उठ के हम कोशिश करेंगे यहाँ से निकल ले, ताकि हम बुकावू पहुंच जाए टाइमली और फिर काहुजा पार्क में अपनी गोरिल्ला ट्रैकिंग कर सके सुबह 8:30-9 बजे के राउंड। मिलते हैं आप सभी से कल सुबह। गुड नाइट।